देखो हिंदी के पेपर की क्या खास बात हो, अगर 10th क्लास में हिंदी का पेपर करना और उत्तराखंड बोर्ड में करना, तो ये जिस हिंदी में किताब दो, मुझे लगा आज ही पता लग रहा है कि हिंदी की 2 किताब, हिंदी में 2 किताब, दोनों किताबों का नाम समझ लो। पहली जो किताब, पहली बुक, उसका नाम बताओ क्या है? पहली किताब क्षितिज। अच्छा क्षितिज किताब, कोई बात नहीं, क्षितिज की किताब। दूसरी जो किताब है ना, उसका नाम है कृतिका। कृतिका, याद रहेगी बात ये? ठीक, पहली किताब क्षितिज, दूसरी कौन सी? कृतिका। मैं किस तरह पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, भी समझ लो। पहले क्षितिज होगी, कृतिका होगी। कितने कितने नंबर का ना, ये मेन पोर्शन है हिंदी में, यही है, बाकी सब पेपर में रखा हुआ। यस, उसके बाद 30 नंबर के लास्ट में संस्कृत मान लो, 30 मार्क की संस्कृत आती थी। इस बार 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा ना, तो 30 नंबर की संस्कृत आ इस बार। इस बार पेपर 80 नंबर का आगा, हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाए, इस बार 20 नंबर की संस्कृत आ जाए। लेकिन ये 30 नंबर इतने खरे हैं ना, मतलब तुम्हें संस्कृत पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो मैं बता के भेजूंगा ना वही पढ़ना, फालतू। और 10-20 मिनट का काम है उसे पढ़ना, उसके चक्कर में पूरे साल ऐसे चेक करवा रहे 30 नंबर की संस्कृत के चक्कर में। स्कूल में जाओ, कॉपी बनाओ, खड़े होकर रीडिंग मारो, तमीजी फालतू। क्षितिज, कृतिका, क्षितिज होगी और कृतिका, ये क्षितिज और कृतिका मुझे दोनों किताब समझानी है। समझ में आया बात है? पेपर में वही क्वेश्चन 18-19 के आसपास क्वेश्चन आओगे पेपर में, 19 क्वेश्चन आने हैं, तो 19 के आसपास तुम क्वेश्चन करने 3 घंटे के अंदर। बहुत टाइम, बहुत आराम से शांति से करोगे बैठ कर, एक एक क्वेश्चन समझा जाएगा किस तरह लिखना, प्रश्न उतारना नहीं, सिर्फ उत्तर उत्तर करना। समझ गई बात? वो सब पेपर दिखाया जाएगा तुम्हें कि किस तरह, मॉडल है तो मॉडल ले लो, नहीं गाइड है तो गाइड ले लो, हो ले लो जरूर। हाथ यहाँ लेकर बैठे बिना उसके ना बैठे यहाँ से, या बैठोगे तुम्हें समझ में नहीं आने कुछ। समझ में आया बात? या गाइड हो, मॉडल हो तो मॉडल हो, उसे लेकर बैठो साथ साथ में। सुन लो ध्यान से, अच्छे पहले समझ लो। क्षितिज, जो क्षितिज किताब, क्षितिज किताब की खास बात है इसमें कितने लेसन, कितने पढ़ने, कितने छोड़ने, ये भी समझ लो मेरे साथ तुम। पहले नंबर पर, हाँ, एक बार में तुम्हें बता दो क्या क्या पेपर में आगा, क्या क्या पहले नंबर पर याद करने का पोर्शन क्या क्या। एक तो निबंध पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, निबंध लगभग 10 नंबर का निबंध आगा, निबंध आगा। ठीक, ये भी मैं तुम्हें समझा के भेजूंगा कौन सा निबंध। दूसरे नंबर पर एक निबंध आगा, एक आगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इसे हिंदी में कहते हैं पत्र आगा। आया समझ में? पत्र आ सकता है या फिर एप्लीकेशन आ सकती है, पत्र अलग हो और एप्लीकेशन अलग चीज हो, शिकायती पत्र जिसे बोलते हैं, तो शिकायती पत्र आगा। शिकायती पत्र आगा, वो किस तरह का शिकायती पत्र आगा वो भी समझ लेंगे, ये समस्या वाला पत्र आगा, दोनों समझ लेंगे तो दोनों देख लेंगे आराम से। लिखने का तरीका भी देख लेंगे, फॉर्मेट 5 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, ये भी देखेंगे। हिंदी के पेपर में जो मेन पोर्शन है 30 नंबर की संस्कृत आगे से भी देख लेंगे। 30 ये ने, 10 ये ने, 30 और 10 कितने होंगे? 40, 40 और 5 45, 45 तो ही होंगे, 45 तो ही होंगे। 20 हो गए प्रैक्टिकल के सारे, 20 में नहीं रखे, 15 दे रखे होंगे। आया समझ में? तो एक है ही क्या, मेन काम है क्षितिज पर कृतिका मेहनत करना। और ये 2-4 दिन में जब तक तुम्हारा पेपर नहीं आता 17 देखते पहले ये क्षितिज भी कृतिका भी तुम्हारा याद करवा दूंगा, मैं पहले कह रहा हूँ, याद करवा दूंगा। सबसे पहले मैं उठा रहा हूँ जो कृतिका किताब, कृतिका के अंदर जो लेसन है पहले उसे समझ लो, कृतिका के अंदर कितने लेसन है। जो कृतिका बुक है ना, उसके अंदर भाई लेसन है 5 लेसन है। कितने? 5 लेसन, और 5 मतलब 4 पढ़ने हैं। एक एक लेसन का नाम बता रहा हूँ तुम। जो कृतिका लेसन आज अब जो किताब स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कृतिका, कृतिका, कृतिका। ठीक, इसके अंदर जो दूसरी बुक इसमें एक लेसन, एक सब बताना, पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, चौथा लेसन और 5वां लेसन। 5 लेसन है, और 5 लेसन है, एक क्वेश्चन 5 मत आएगा, एक क्वेश्चन 5 लेसन बसाना। बस एक काम कर दो, इसमें ना जो चौथा लेसन है, जो चौथा लेसन वो कटा हुआ, उसे पढ़ना नहीं। हे एठी झुलानी हैरानी हो रामा, ये कटा हुआ। पहले लेसन का नाम है माता का आंचल, जो मैं पढ़ाने वाला हूं तुम्हें थोड़ी देर बाद। माता का आंचल, ये माता का आंचल, भूल जा कोई बात नहीं है। वो तेरे मॉडल भी तो 56 साल पुराना तेरे पे मॉडल वो। माता का आंचल। दूसरे नंबर पर जो दूसरा लेसन है उसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की नाक। तीसरे नंबर का जो लेसन है उसका नाम है सना सना हाथ जोड़ी, सना सना हाथ जोड़ी, अरे पैर जोड़ी, हाथ जोड़ी। ठीक है, तू तो पता नहीं क्यों लिख रहा बेटे। जो चौथा लेसन है नो काट दो, उससे लेफ्ट तो बाहर। मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं। हो सकता है कभी कभी इसका सवाल आ भी जाता, कभी कभी नहीं आता, इसलिए तीनों लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर के। आए समझ में? लेकिन मैं इसे भी समझा दूंगा, मैं क्यों लिखता हूं। आओ आए समझ में, मैं क्यों लिखता हूं।
क्योंकि मेरी जिंदगी में दर्द है, मैं इसलिए लिखता हूँ। समझ में आया? स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी कहानी माता क्या चल लेसन तक। इसमें वो हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन मुझे समझाने, 2 या 3 क्वेश्चन समझाएगा ना, जो भी क्वेश्चन आएगा उसी के इर्द गिर्द घूमूंगा। पहले पूरी कहानी समझ लो, मेरे मुख से पूरी पहली कहानी सुन लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन समझाने शुरू कर रहा हूँ कि क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़कर समझाऊंगा। समझ में आया बात है? फिर तुमसे सुनूंगा, चलो समझाओ मैंने क्या समझाया। बात समझ में आ रही है? जितना बैठा हुआ टोटल सबसे सुना है, क्या क्या बताया गया। तो हम कौन सी किताब स्टार्ट करेंगे? कृतिका। कृतिका, उसमें कितने लेसन पढ़ने में? हम 4 लेसन पढ़ रहे, चौथा लेसन कटा हुआ, मैं क्यों लिखता हूँ इसका भी एक क्वेश्चन देख लेंगे। तो हार्डली 4 लेसन के आसपास में पढ़ रहे हैं। आए समझ में? ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है मैं क्यों लिखता हूँ। ऊपर के जो 3 लेसन है इनमें एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा तो वहीं से, और वही क्वेश्चन मिलेगा जो मैंने क्लास में डिस्कस करा होगा, वीडियो खोल कर देख लेना। समझ में आया बात? या और नहीं मिलेगा ना तो इसी के इर्द गिर्द तुम्हें घुमा के लिखना सारा का सारा। बस तुम्हारे दिमाग में तो वहम हट जाएगा कि हमने हिंदी नहीं पढ़ी, हिंदी नहीं पढ़ रखी हमने, ये दिमाग में तो वहम हट जाएगा। पहली बात है मैं यही सुनो, जो भी मैं समझाऊंगा साथ साथ सुनूंगा, मेरा पहले समझाने का। जो लेसन है, पहला लेसन का नाम है माता का आंचल। तो पहले हम यही पहला लेसन को उठा रहे, माता का आंचल। ये माता का आंचल, माता का आंचल, ये पहला लेसन हमारा कृतिका का, माता का आंचल। देख कहते हैं टाइटल हो ना वही सब कुछ बता दो, माता का आंचल। तो जो माता का आंचल है ना, ये लेसन का ना हर लेसन में सीख देना चाह रहा। ये भी एक कहानी है, ऐसा समझ में। ये कहानी एक छोटे बच्चे की जिसका नाम है भोलानाथ। भोलानाथ की कहानी है, ऐसा समझ। भोलानाथ बहुत छोटा बच्चा, और उसको बताया गया आंचल का मतलब वो गोद। उसको बताया गया, इस लेसन में यही समझाया गया, इस लेसन में यही सीख देने की कोशिश करी गई कि एक बच्चे का, छोटे बच्चे का, चाहे कोई भी बच्चा हो, हर कहानी में सीख देके जाती है। ये कहानी भी हमें सीख देके जा रही, एक छोटे बच्चे का अपने पिता से लगाव ना होगा, अपनी माता से बहुत ज्यादा लगाव हो। ये बात हमें यही कहानी, इस कहानी से यही शिक्षा मिल रही है। अब समझ में आया बात? या ठीक। अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं, मोटे मोटे शब्दों में स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हम सीधा क्वेश्चन जाते हैं। मोटे मोटे शब्दों में इतनी कहानी बताऊंगा मैं ताकि हमारा काम चल जाए। वो मैंने तुम लेसन का अर्थ बता दिया, माता का आंचल का मतलब माता की गोद। ऐसे समझ में कि जो छोटा बच्चा जब उसको चोट लग जाती है, ऐसे समझ में वो पिता के आंचल में नहीं जा सकता, माता के आंचल में जा सकता, उससे माता का बच्चे से कितना जुड़ा हो। इस बात को समझाने के लिए ही ये लेसन बनाया गया, ताकि तुम अब माता के आंचल का महत्व समझ सको। ऐसे समझ में जब बच्चा रोगा तो चुप कहाँ होगा? पिता की गोदी में, माता की गोदी में? माता की गोदी। तो बच्चे का लगाव ज्यादा कहाँ होगा? माता से होगा। तो इसलिए बनाया गया लेसन। ऐसे समझ में। अब आसान भाषा में समझ लो। देखो 3 कैरेक्टर है इसमें, लेसन इसकी स्टोरी समझिए। 3 कैरेक्टर। नंबर फर्स्ट, जिसका पहला इस कहानी में जो अभिनेता दिखाई देगा तुम्हें, भागा फिर हो जाएगा पूरे क्वेश्चन में, उसका नाम है भोलानाथ। भोलानाथ। जो भोलानाथ है ना, ये छोटा बच्चा, छोटा नन्ना मुन्ना सा बच्चा, ज्यादा उम्र नहीं है इसकी, इसे कोई 7-8 साल के आसपास का बच्चा, ठीक है, इस टाइप का बच्चा भाग। उसको देख लो कितनी समझ होगी। एक तो इस कहानी में भोलानाथ इसकी बात करेंगे। दूसरे नंबर पर एक भोलानाथ की माता, जिसका नाम नहीं बताया गया इसमें, आया समझ में? उसकी माता, जो उसकी माता ना गृहिणी टाइप की, घर में रहती है, बिल्कुल भी घर से फालतू बाहर नहीं निकलती, जिसे हम दूसरी भाषा में हाउस वाइफ कहते हैं। अब तीसरे नंबर पर कौन है इस कहानी में? जब तुम इस कहानी को समझोगे, तीसरा व्यक्ति दिखाई देगा, भोलानाथ के पिता। और जो भोलेनाथ के पिता है ना, ये हमेशा राजनीति में उलझे रहते हैं। जिसके पिता ऐसे में बैठे रहते हैं, इनके पास पंचों की भीड़ लगी जाती है, बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, ऐसे समझिए अपने काम में मस्त मगन रहते हैं। इनके जो पिता ना, इनके पिता की प्रवृत्ति ना इस टाइप की, राजनीति के टाइप की, राजनीति में ज्यादा उलझे रहते हैं। बात समझ में आई? क्या होगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या हो, अब छोटे छोटे बच्चों में आदत हो, किस बात की आदत हो छोटे छोटे बच्चों में? बाहर निकल कर खेलने की। अब भोलानाथ भी मतलब एक ही पीस है, ऐसे समझ में। अब इसका आदत है, बच्चों की क्या खास बात है? बच्चों की खास बात है कितने समझा लो, उसे समझ में नहीं आने का। चाहे कितना ही बड़ा आदमी समझा रहा है, इसके मन में एक ही बात आ गई, खेलने तो जाना, ऐसे समझ में। आगे तो ठीक है, नमस्ते जी, आगे चल बुड़बक, चल बुड़बक। तो भोलानाथ भी मतलब एक ही पीस है, समझ में आई बात? है अगर तो जाकर शुरू में तो जाकर पापा जी नमस्ते, बाद में जाकर चल बुड़बक, ठीक है, खेलने नहीं देता बिल्कुल भी, ज्ञान बांटना स्टार्ट कर देगा जहाँ भी आएगा। बच्ची खास बात है, फिर निकल लेगा, तुम भी इसमें एक पीस। जब गातों बजना स्टार्ट होगा कौन बचाएगी? माता। ये तो हो। तो भोलानाथ हुआ, माता हुआ, पिता हुए, इन तीनों को कैरेक्टर लिए कहानी बनाएगी। अभी जो भोलानाथ इतना इस टाइप का बच्चा, जब भी इसको चोट लग जाएगी ना, चोट लग जाएगी, आई मम्मी, ऐसे समझ में, किसी ने कुछ कहा नहीं, ऐसे मार दिया, आई मम्मी। अब कुछ भी हो रहा है उसके शरीर में, कहीं भी दर्द हो रहा है ना, तो माँ को ही याद निकलेगा सबसे पहला शब्द। सब दुनिया का सबसे छोटा शब्द, चाहे कुछ भी हो जाओ, तुम्हारे शरीर में कुछ भी हो रहा है, किसी ने दिल तोड़ दिया ना, बड़े हो भी हो गए, तो अंदर से निकलेगी आवाज, आई मम्मी क्या कर दिया। तो माँ ही से कहते हैं माँ। तो माँ का बताया गया बच्चे तो कितना लगाओ,
ये इस कहानी में समझाया गया। अब भोलानाथ की क्या खास बात हो, एक बार क्या हुआ, भोलानाथ पता अपने मित्रों के साथ ना, ये कहानी बता रहा हूँ इसकी भोलानाथ की। भोलानाथ एक बार क्या हुआ, अपने मित्रों के साथ ना कहीं दूर टीले पे चला गया खेलने। आज छोटे छोटे गांव में पहाड़ हो इस टाइप का, एक ठिया हो बच्चा खेलने का फिक्स हो, जैसे हमारे यहाँ 500 वाला इलाका फिक्स था। हम वही पैसे खेल रहे थे। अरे हमारी मम्मी वही हमें चिमटा ले गए, ठीक है। तो हमारा या इधर बाग में या परो वाला बाग था हमारे यहाँ। तो इस तरह इनके यहाँ भी जो भोलानाथ था ना, भोलानाथ जिस एरिया में रह रहे थे, तो वहाँ कोई स्थान होगा, भोलानाथ खेलने चला गया वहाँ। और जैसे खेलना चला गया, उसके कुछ साथी भी खेलने चले गए वहाँ से। अरे तुम्हें बता बच्चों को आदत हो सुरंग बनाने की, हम मिट्टी में सुरंग बनाए हैं, धीरे धीरे खोद खोद के समय रह गए हो, आदि मानव इतना बड़ा घर बनना जा रहा है इस पर, समझ में आया बात, खोद खोद। अब एक चूहे का बिल था, और चूहे के बिल में उन्होंने जाकर नोटंकी दिखाई सबने, 5-7 दोस्त थे भोलेनाथ के, उसमें डालना स्टार्ट करा ना बोतल तो पानी, और जैसे ही पानी डालना स्टार्ट करा, धीरे धीरे इतना मोटा सांप निकल कर आ रहा उसके अंदर तो, और बैठे घोड़ा पिछाड़ सांप आया। फिर जो सांप भागा इनके बीच, अब बता बच्चों को सांप तो कितना डर लगा, आया समझ में, पिक्चरों में देख देख कर, देखी सरों की पिक्चरों में देख कर तो जिस तरीके से भाग गया ना मैं, भोलानाथ जिस तरह से भागा, उसके दोस्त आ रहे, कोई इधर कोई इधर कोई इधर। अब भोलानाथ को बताया किस तरह भागा हो, कम से कम 10 बार गिरा रास्ते में, 10 बार। आया समझ में, ये हो टिकट गया यहाँ पर, यहाँ खून निकल रहा है, घिसर यहाँ लग रही, और पता नहीं कहाँ कहाँ छुला पड़ा है। तो इस टाइप का भागा भोलानाथ, और गिरता पड़ता, हाँ सिसकता जा रहा धीरे धीरे, सिसकी भर रहा। और उसके पिताजी बैठक में बैठे हुए थे, पिताजी बैठक में बैठे हुए थे, लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। माता अंदर थी, माता उसकी चावड़े साफ कर रही थी, ऐसा बस। अब माता तो ही ऐसी, वो अपने बच्चे को रोता हुआ थोड़े देख लगी, धीरे धीरे और जाकर अपनी माता के यहाँ चलना छूट गया और रोना स्टार्ट कर दिया। अब इस कहानी तक सीख क्या मिली, पिता के पास भी तो जा सका था, उसे पता पिता 2 लात और मारेगा। लात तो मारेगा, गाली भी देगा ऊपर तो। नहीं 2 लात तो मारेगा, गाली भी देगा, और गाली तो हमें तो मिलेगी, साथ साथ माता भी गाली मिलेगी। तेने भी गाड़ रखा है, तेने चढ़ा रखा है साढ़े पर, गाली भी दे मिले। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, इस कहानी से यही शिक्षा मिली कि बच्चे का ना अपनी माता से ज्यादा जुड़ा हो पिता की अपेक्षा। आया समझ में, पिता की अपेक्षा बच्चे का अपनी माता से ज्यादा जुड़ा हो। इस कहानी तो भोलानाथ की जो कहानी है ना, माता का आंचल जो पार्ट है, इस तरह यही शिक्षा मिलती है। लास्ट क्वेश्चन के उत्तर में या लास्ट में लाइन लिखोगे तुम जाकर, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बच्चे का जुड़ाव, छोटे बच्चे का जुड़ाव, अपनी भाषा में लिखना, छोटे बच्चे का जुड़ाव पिता की अपेक्षा माता से अधिक होता है। समझ यही बात है, लिख दोगे लाइन को, क्या लिखोगे कि पिता का, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। हर क्वेश्चन के लास्ट में या लाइन लिखोगे तुम, क्योंकि हर लाइन सीख देके जा रही तुम। इस माता का आंचल कहानी से, माता का आंचल लिखा, उसे इन्वर्टेड कोमा से बंद करा, बंद करने के बाद ये लाइन जरूर लिखोगे। इससे मैं इस कहानी से मैं यह शिक्षा मिलती है कि माता दुनिया में सबसे छोटा शब्द है, ऐसे लिखोगे अपनी भाषा में। वो देखना चाह रहा तुम्हारे कितनी बुद्धि, ये क्या करे, किताब का लिखा रटा हुआ सारा का सारा, फिर हवा आ रही कि माँ दुनिया का सबसे छोटा शब्द है लेकिन इसके कार्य सबसे बड़े हैं, ऐसा करके लिखो, पूरा बेहतरीन करके तुम इससे। भोलानाथ की कहानी हमें यही सीख देती है, या ऐसे माता का आंचल कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो इससे बेहतरीन लिखना, क्योंकि लेसन पता किसने लिखा है, शिव पूजन साहे ने लिखा है, जिसके इसके लेखक का नाम है शिव पूजन साहे। लेखक का नाम है शिव पूजन साहे, शिव पूजन। अब जिस बच्चे को ना 2 नंबर फालतू लेने, वो लेखक का नाम लिखकर ना ऐसे लिखेगा, शिव पूजन साहे की कहानी माता का आंचल से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इतना लिखेगा, इसे देखकर समझ जाएगा माइंड सेटर बच्चा, टीचर जो हो। नहीं पता है कि लाइन याद करी इसने, इसे एक लाइन को देखकर समझ जाएगा कितनी गहराई से पढ़ रखा है इसने, कि जो कहानी सीख देना चाहती थी ना बच्चों को, उसने ले लिया। वही तो चाहिए उसे, वो कहानी क्यों पढ़वा रहा है, उत्तर नहीं याद करवाने सुना तुम, उसे कहानी तो क्या सीख मिली है वो चाहिए। वो समझ गए बात तुम, ऐसे करके लिखेंगे माता का आंचल कहानी, माता का शिव पूजन साहे की कहानी माता का आंचल से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बच्चे का जुड़ाव पिता की अपेक्षा माता से अधिक होता है, या अधिक लगाव होता है। अपनी भाषा में जैसे भी तुम्हें करके लग रहा, एक भाषा सेट तैयार कर लो पूरी पूरी, लिख दो क्या तुम, क्या लिखोगे बताओ। शिव पूजन साहे की कहानी माता आंचल से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बच्चे का जुड़ाव पिता की अपेक्षा माता से अधिक होता है। लिखनी है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जा, चाहे इसमें तो कोई सा भी क्वेश्चन आए, तब भी यह लाइन लिखनी तुम। यह लाइन तुम्हारे उत्तर में 4 चांद लगा देगी,
आया समझ में? उन्होंने पढ़ ली ना, इस लाइन को अंडरलाइन भी करके दिखाओ, जिस जहां तुमने सी पूजन साहिल लिखा है ना उस लाइन को अंडरलाइन क्लिक करके दिखाओ, देखो हमें इसका लेखक का नाम भी पता। समझ में आया बात? या प्रभावित हो जाएगा तुम्हारे, सबको देगा 3 नंबर, तुम्हें देगा 5 नंबर। इतनी सी एक लाइन लिखने था, इतनी बात बताओ समझ में आई? क्योंकि तुमने सीख लिया जो सीखना था। बात समझ में आ रही है? दूसरे नंबर, अब हम क्या करेंगे, हम 2-3 क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे और धीरे धीरे उसमें तो कुछ कंटेंट निकालेंगे, फिर तुमसे सुनेंगे क्वेश्चन। तो चलो इस लेसन का मतलब पता लग चुका। और मैं इस लेसन में अब तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, अपनी भाषा में समझाना स्टार्ट करता हूँ। कैसा क्वेश्चन आता है? पेन दिखा भाई, मैं क्वेश्चन पढ़कर सुना रहा हूँ, क्वेश्चन भी सुनूंगा तुमसे। क्वेश्चन ये हो, देखो क्वेश्चन ये देख, ध्यान से सुनना। पठित पाठ के आधार पर, पाठ को पढ़ो, पाठ पढ़ने के आधार पर भोलानाथ अपने पिता से अधिक लगाव क्यों था? भोलानाथ का अपने पिता से अधिक लगाव क्यों था? है तभी नहीं था। आया समझ? या पिता से अधिक लगाव था, माता से अधिक लगाव था? पाठ को पढ़ो और पता करो भोलानाथ का पिता से अधिक लगाव था, माता से अधिक लगाव था? माता था। आ जाओ फिर समझ लो। इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछ सको, क्वेश्चन एक ही, उस क्वेश्चन का अलग अलग रूप बदल के पूछा जा पूछूंगा। प्रश्न क्या बताया मैंने भी? ये था कि पाठ को पढ़ो, पठित पाठ के आधार पर, पाठ को पढ़ने के आधार पर यह बताना कि भोलानाथ का अपने पिता से ज्यादा लगाव था, माता से ज्यादा लगाव था। अगर पिता से ज्यादा लगाव था तो उसके बारे में बताना, अगर माता ज्यादा लगाव था तो माता के बारे में बताना। पूरी कहानी छाप देनी जो मैंने तुम्हें बताई, घबराना नहीं बिल्कुल भी, और वाला लाइन जरूर लिखनी जो मैंने तुम्हें बताएगा निष्कर्ष में, उसी तो पढ़कर ऐसा करके फिर अंडरलाइन भी कर देना, ब्लैक पेन, अंडरलाइन भी कर देना ऐसे ब्लैक पेन लिख कर इस लेखक का नाम जरूर। समझ में आया बात? है कोई दिक्कत तो नहीं है तक। और जब माता का आचरण लेसन लिखोगे, इसे इन्वर्टेड कोमाज में लिखोगे, इन्वर्टेड कोमाज में। ये उत्तर में ना जो नंबर निकाल के लेकर आते हैं, ये कंटेंट उत्तर निकाल के लेकर आता, नंबर निकाल के लेकर परसेंटेज बढ़ाते हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं बच्चा। समझ में आया बात? है इसका उत्तर कैसे लिखोगे? पक्का 100% गारंटी के साथ ही ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का आना इसमें। समझ में आया बात? है और मैंने तुम लाइन ही बता दी क्या क्या लिखनी है इसमें। दूसरे नंबर पर आगे चलो। अब मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को दूसरा रूप पढ़ाऊं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय बच्चे का ना, इसमें बताया गया कि बच्चे का ना अपने पिता से जुड़ाव था, ये इसमें कोई गलत दो राय नहीं है। लेकिन जब उसको संकट आन पड़ती थी ना, विपदा के समय उसको संकट आ जाता था तो अपनी माता के आंचल में जाकर छिपता था। आया समझ? परंतु विपदा के समय में पिता के पास न जाकर अपनी माता की शरण लेता था। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? आपसे पूछ रहा है इसकी क्या वजह हो सकती है, बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का उत्तर पता तो होगा, लेकिन इसे पढ़कर ना, पढ़ने के बाद जो तुम्हारे दिमाग में थोड़ी बहुत संख्या भी वो भी दूर हो जाएगी। समझ में बात? तो जानना चाहते हो तुम? चलो अब मैं उत्तर पढ़ने जा रहा हूं उसका। बच्चे भोलानाथ का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, ये बात सबको पता कि बच्चे का जुड़ाव तो था, लेकिन जब इस पर संकट आ जाता था ना तो अपनी माता का आंचल में जाकर छिपता था। फिर भी वह भी विपदा के समय, विपदा का मतलब संकट के समय, कठिन परिस्थितियों के समय। पूछूंगा तुमसे, मैं पूछूंगा क्या प्रश्न बताया? गुरुजी आपने बताया कि जो भोलानाथ था उसके अपने पिता से ज्यादा जुड़ाव था, लेकिन वो जब उस पर विपदा आ जाती थी, संकट आ जाता था, ऐसा समझ में कठिन माता के आंचल में जाकर छिपता था, माता के आंचल में जाकर शरण लेता था। इसका क्या कारण है वो पूछ रहा है लेखक मेरे से। ऐसा समझ? चलो, विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर अपनी मां की शरण लेता था। इसका कारण यह है, ध्यान से सुनना। अब देखो इसका कारण क्या है कि माता के आंचल की छांव में बच्चे स्वयं को अधिक सुरक्षित अनुभव करते हैं। कितनी गहरी लाइन है, दोबारा फिर समझ लो। माता का जो आंचल हो ना, उसकी छांव में, माता की जो आंचल हो, उसकी गोद में, उसकी छांव में बच्चे पिता की अपेक्षा अपने आप को ज्यादा सेफ और सुरक्षित समझते हैं। क्यों? क्योंकि माता ने एक तो 9 मंथ पेट में रखा। समझ में आई बात? है दूसरा होगा, और दूसरा ये क्या, तू लालन पालन पोषण जितना तुम्हारा सारा वो तुम्हारी माता ही करती है। इसलिए बच्चे का जो जुड़ाव हो ना, आंतरिक जुड़ाव, वो तो माता तो हो, और जो बाह्य जुड़ाव हो ना वो पिता का। बाह्य जुड़ाव हो बस देख चिल्ली बस, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा जब देखा नहीं, जो लड़के हो ना, अधिकांश जो लड़के हो ये तो करेंगे अपनी मम्मी तो बात, मेरा राजा बेटा, और जो लड़कियां हो मेरे पापा तो बात फालतू। ये अधिकांश घर में इस तरह की प्रवृत्ति देखी जा। सही बात, पापा पैसे चाहिए, अपने आप नहीं खाने का, पापा पैसे चाहिए, मम्मी को फोन करके कहेगा, मम्मी को फोन करके पैसे चाहिए थे। मेरा अपनी हालत बता रहा हूँ, ये मुझे चाहिए होते पैसे। पता, अगर पापा को कहेगा तो गाड़ी मिलेगी, और कुछ मिलने का नहीं, पैसे पूछे तो बाद में मिलेंगे, पहले गाड़ी जरूर मिलेगी। समझ में आया बात? है तो इसका मतलब पता लगा कि क्या कारण है। नंबर फर्स्ट, माता, जो बच्चे ना वे माता की गोद में ना अपने आप को पिता की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित अनुभव करते हैं, ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। लाइन बता दो क्या कारण था? बताओ क्या बताया मैंने? अपनी भाषा में बताओ ना, बोलने के नहीं तो कैसे सीख जाओगे? बोल लो। जो माता हो, माता की गोद में ना बच्चे पिता की अपेक्षा अधिक सुरक्षित अनुभव करते हैं। आज समझ में? लिख दो क्या लाइन? ठीक। अगला लाइन, क्योंकि बच्चे यह बात भली भांति जानते हैं, भली भांति अच्छी प्रकार से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं बच्चे यह बात कि माँ उनकी भावनाओं और आवश्यकताओं और दुख को
अधिक जानती और समझती है। या बात सबको पता कि जो माताएं हैं ना, अब देखो, एक तो पहली बात तो सुरक्षित अनुभव करती है माता की गोद में। दूसरे नंबर पर क्या है, माताएं ने उनकी भावनाएं भी समझ जाती है। बच्चा दुखी है ना, तो पिता से पहले पहचान लगे ये दुखी क्यों हो, इसे क्या चाहिए, ऐसा समझ में। क्योंकि वह धीरे धीरे बचपन तो तुम छोटे छोटे से थे ना, जब तुम रो रहे थे तो उस कारण बता दो तुम किस कारण रो रहे थे, भूख लग रही, ऐसा समझ में। ठीक, जब तुम कहीं घूम रहे थे ना टेंशन में, तो तुम्हारी बात तुम सबसे पहले पहचान लगी कि यार इसे कुछ ना कुछ टेंशन जरूर है। समझ में आया बात? यार तुम ऐसे ही लेट गए ना, तो सबसे पहली कैंडिडेट तुम्हारे पास आ गई, भाई क्या होगा, ऐसा ही होगा। समझ में बात? यार तो बच्चे का जुड़ाव किसका ज्यादा होगा, मां से। क्यों? क्योंकि माताएं भावनाएं समझती है। आजकल तो प्यार भावनाएं नहीं समझता, माता तो भावनाएं समझ रही कम से कम, ऐसा समझ में। ठीक, तो बच्चे का जुड़ाव किससे ज्यादा होगा, तो नंबर कारण पूछा जा, एक तो माता भावनाएं समझती है और भली भांति प्रकार से जानती है, अच्छे प्रकार से जानती है माताएं। अपनी भाषा में लिखोगे और लास्ट में वही लाइन लिखोगे, समझो, मैंने तुम्हें बताई थी, लास्ट में जरूर लिखने वाला लाइन। वह उनके प्रति गंभीर भी होती है, अपने बच्चों के प्रति गंभीर नहीं होती वह। ठीक, और पाठ के ही उदाहरण में इसे समझा जा सकता है कि भोलानाथ सांप से अत्यधिक भयभीत होकर गिरता पड़ता लहूलुहान होकर माता के आंचल में जाकर रोने लगता है, और भय के कारण उनकी आंखें खुलती है और न ओठों का कंपन रुकता है। जब उसे डर लगता है, जब उसे डर लग रहा था, ना तो उसकी आंखें खुल रही, ना उसके होठ, जो उसके होठ वो कंपन में भी रुक रहे। भाई किसके आंचल में जाकर छुपा, माता के आंचल में जाकर छुपा। बालक की इस दशा को देखकर मैया अपनी रुखाई नहीं रोक पाती और बार बार भोलानाथ को निहार कर रोती है। आया समझ में? उसकी माता भी रोने लगी अपने बच्चे को देखकर। समझ में आया बात? या कि मेरा बच्चा क्यों सिसक रहा, क्या दिक्कत है इसके, क्यों उसके होठ कांप रहे, इसके भोलानाथ के आंखें क्यों नहीं खुल रही, इसकी डर गया। हमने कहा था मां टिल्ले में जाकर चूहे के बिल में पानी डाल, फिर तो भाग गया, घोड़ा पिछाड़ सांप निकल गया। बड़े लाड़ से उसे गले लगा लेती है, होना सही। ठीक, जबकि पिता इसकी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होती। अरे चल ठीक हो जाएगा, चल, अरे कुछ है हुआ भी यार, तू तो शेर का बच्चा तू यार। उसकी ऐसी तैसी हो रही, उसकी वाट लगी पड़ी, उसे लग रहा है शाम उसके पीछे दिक्कत, गले में धागा गिर रहा। और वे दौड़े दौड़े आए और आवश्यक उन्हें अपनी गोद में लेने का प्रयत्न भी किया, किंतु भावनात्मक रूप से वे उसे आश्वासन न दे सके। मैंने कहा देखो, भोलानाथ के पिता उसके पास आए भी, लेकिन भावना नहीं जुड़ सके, आंतरिक रूप से जुड़ने। वो जुड़ाव भी क्या जुड़ा हो, जहां दिल से जुड़ाव ना हो। जुड़ाव तो वो हो आज जो जहां दिल से जुड़ा हो, आंतरिक रूप से जुड़ा हो, माता का बच्चे के साथ ना दिल से जुड़ा हो। आज समझ, सारी बातें लिखनी तुम्हें, ये सारी बातें तुम्हें याद आ गई। क्लास में बैठते हैं 4-5 दिन बाद पूरा क्वेश्चन समझा था भोलानाथ का, और तमीज से बहस करी थी भाई जी ने इस टॉपिक पर। अगर चलो और घर जाकर तमीज से पढ़ लेना सर। उसके दुख भय की तीव्रता का अनुभव उनको है, जबकि माता देखो उसे कितना दुख हो रहा है उसके बच्चे को, पिता को इस बात का अनुभव है, लेकिन फिर भी बच्चे का ज्यादा जुड़ाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कई साल तक बच्चा ना माता के पास रहा, पिता तो सिर्फ बाहर रहते थे। तो इंसान ना जिसके पास ज्यादा रहा ना उससे ज्यादा जुड़ा हो जा। समझ में आई बात है? ये सब कहने की बात है कि मैं किसी एक के बिना मर जाऊंगा। समझ में आई बात? या कोई किसी के बिना नहीं मरता। अगर इतने लोग मिलेंगे तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया बात? या क्यों भाई? तो जो पास है वो क्या है, खास है, और बाकी सब बकवास। और जो बंदा तुम्हें समझा रहा ना, सच बता रहा हूँ, ये बड़ा खास है। ठीक ले लो। अग आंसुओं ने बालक को आश्वस्त कर दिया, और एकमात्र वही जिसके दुख को समझती है और वह उस दुख को भी भागीदार है। समझ में आया बात? या तो पूरी कहानी से क्या शिक्षा मिली कुल मिलाकर? अच्छा लिखा ही कैसे, मैंने तुम्हें बता दिया, एक लाइन तो मैंने तुम्हें वैसे ही बता दिया। ये तो पक्का ऐड करनी तुम्हें, तो तुम्हारे नंबर बढ़ागी। ऐसा शिव पूजन साहे की कहानी माता कांचल इन्वर्टेड कोमास में यह सीख देती है कि बच्चे का जुड़ाव पिता की अपेक्षा माता से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि माताएं बच्चे की भावनाएं समझती है, उनके दुख को गंभीर तरीके से समझती है। ऐसा समझ में? ठीक, इतनी बात यह कहानी, यह बात इस भोलानाथ की कहानी से स्पष्ट होती है। लिख दोगे बात? कोई दिक्कत नहीं आने तक? उम्मीद करता हूं भोलानाथ का क्वेश्चन आया तो उड़ा दोगे। एक क्वेश्चन और समझाना चाहता हूं, भोलानाथ वाला ही, समझे? चलो मजा आएगा भोलानाथ वाला। इसके नीचे एक क्वेश्चन, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? अब सुनो, ध्यान लगाएगा। जैसा लग रहा रास्ते में चल रहे तुम गिर गए, तुम्हारा चोट भी लगी, और साथ में 4-5 दोस्त चल रहे,
तो हम इस तरह प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, चोट हमारा बहुत सारी लग गई ताकि कुछ हुआ नहीं, हो नहीं इस तरह। सास बढ़ जाते, फिर मजाक बनाएंगे, लड़की तू रो रहा है, लड़की रोती है, होने इस तरह होगा। कीड़ी उसको चाहे कंटा चुभ गया, रोने का नहीं, जान पूछ दोस्तों के साथ होगा। अब पता घर में कोई मम्मी होगी तो जान पूछ कर होगा, पता नहीं चुप करने वाली है, ऐसा हो बच्चे के साथ। अब जो भोलानाथ था अपने साथी को देखकर सिसकना ही भूल गया। अब सोचा भोलानाथ अपने साथी को देखकर सिसकना क्यों भूल गया? सिसकना जानते हैं ना, सिसकिया बढ़ते इसे बोले सिसकिया, ठीक। सांस पता नहीं कौन कौन ले रहा। भोलानाथ के बहुत सारे मित्र थे, एक नहीं आता, एक पीस नहीं आता, भोलानाथ के बहुत सारे पीस थे, ठीक। उन मित्रों के झुंड में खेलता कूदता खूब तमाशे करता था, समझ गए ना तुम? मतलब खेलता रहता था, कूदता रहता, जबरदस्त अलग अजीब ही पीस था भोलानाथ, ठीक। उसे खेलना कूदना बहुत प्रिय था, समझ बात है, पूरा मजा आ रहा था खेलने कूदने में। इसीलिए वह साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है, क्योंकि खेलने में इतना मजा आना स्टार्ट होगा ना, वो सिसकना ही भूल गया। गेम में इतना मजा आ रहा है ना, कभी कभी हम इस काम में इतने लीन, किसी काम में इतने लीन हो जा, हम उसमें मजा आना स्टार्ट हो गया, उसे खेलने में इतना मजा आने लग गया, उसका क्या दुख था वो भूल गया वो, ऐसा, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया ना, समझ में एक बात है, ठीक। खेल कूद में शामिल होगा, फिर तो सिसकना भूल गया। अपनी भाषा में कैसे लिखोगे? भोलानाथ भोलानाथ के बहुत सारे मित्र थे, उसको खेल बहुत प्रिय था, समझ में आई बात? देख लो, भोलानाथ के बहुत सारे मित्र थे, उसको खेल बहुत प्रिय था, वह लगातार खेलता रहता था। है तो नहीं इसमें लाइन? अपनी तरफ ऐड कर दो, यही तो करना, ऐसे समझ। खेल में व्यस्त रहने के दौरान भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना ही भूल जाता है। बात वही है, इतनी बात बताओ, समझ नहीं है कोई दिक्कत है? 2 क्वेश्चन समाप्त हुए, लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन। इससे 3 क्वेश्चन तो कभी बाहर तक नहीं आया क्वेश्चन, ठीक। कोई बात नहीं, क्वेश्चन और ले लो जो हम कह रहे हो, उसे देखो। सांप को देखकर भोलानाथ की क्या दशा हुई? एक क्वेश्चन है, सांप को देखकर भोलानाथ की क्या दशा हुई, सबसे लास्ट में गाइड में। इसे खुद पढ़ना तुम, ये मैं तुम पहले समझा चुका कि सांप को देखकर भोलानाथ क्या किस तरह भागा, आया समझ में? मैं चाहता हूं एक बार से पढ़ के बता सकता हूँ, एक बार पढ़ के बताऊंगा। देखो, भोलानाथ उसके, चुप हो जाओ, भोलानाथ और उसके मित्र एक टीले पर जाकर चूहे के बिल में डालने लगे पानी। एक तो भोलानाथ था, एक उसके मित्र थे, समझ नहीं बात यार? चूहे के बिल में जाकर डालने लगे पानी, ठीक। तभी वहां एक निकल आया सांप, रोते चिल्लाते भोलानाथ और उसके मित्र वहां से बेहताशा होते भागे। कोई ओधा गिरा, कोई पेट गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, कोई गिरता पड़ता भागता रहा। भोलानाथ की सारी देह, जिसको शरीर था, लहू लुहान होगा, कहीं खून निकल रहा है, कहीं दांत टूट रहे, कहीं कांटा बढ़ रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। भोलानाथ की ऐसी तैसी होगी। पैरों के तलवे में असंख्य कांटे भी चुभ गए थे। भोलानाथ एक ही गति से भागते हुए आए और घर में घुस गए। घर में सीधा कहां गया? उसके बाबूजी बैठक में बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। हाँ, उसके बाबूजी, उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा, परंतु भोलानाथ ने नहीं सुना। सीधे अपनी माँ के पास पहुंचे और भोलानाथ माता के आंचल में छिप गए। भोलानाथ की माँ क्या साफ कर रही थी? चावल। भोलानाथ उसकी माता के आंचल में जाके छिप गए। भोलानाथ की डर से कांपते देखकर माता भी घबराई और रो पड़ी। भोलानाथ से उसके डर का कारण पूछने लगी कि क्या कारण, क्या हुआ। उसके बाद माँ ने तुरंत हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर लगाई। बताओ कितना लगाओ माता का बच्चे से, आए समझ में? घर में कोहरम मच गया, होता नहीं इस तरह कोहरम मच गया, जिस तरह दंगा उतार का आया हो, एनआईसी में लड़ाई कर गया, आए समझ में? तो घर में कोहरम भी मच जाता इस तरह, समझ आई बात? बचाओ कौन था? मम्मी बचाओ थी, आए समझ में? और तो कोई बचाने वाला नहीं, बाकी सब लोग करते मार इसको, मार। माँ फिर भी निकारी, ना छोड़ दो, मारो ना सर, मेरा लाल है, क्या जिंदगी काली कर रहा है, लाल है। हाँ, भोलानाथ धीमे धीमे स्वर में कहकर माता के आंचल में छिप जाते हैं और उनका शरीर थर कांप रहा होता है। रोंगटे खड़े हो गए थे और वे आंख खोलना चाहते थे, पर भय के कारण उनकी आंख ही खुलती ना थी। सांप ही इतना बड़ा था वो, आया समझ में? यही बात है। इस प्रकार सांप को देखकर भोलानाथ की हुई तकड़ी दशा, आया समझ में? घोड़ा पिछाड़ भाग लिया उसके बीच, एनाकोंडा नहीं आता, घोड़ा पिछाड़ था वो। कौन सा पिछाड़? घोड़ा पिछाड़। लिख दोगे? आसान भाषा में समझाऊं, लिखो कैसा? सांप को देखकर भोलानाथ की क्या दशा हुई। अब मेरी बात सुनो ध्यान से अच्छे तरीके, लिखो कैसे? ऐसे लिखोगे, सांप को, भोलानाथ और उसके मित्र एक टीले पर जाकर, भोलानाथ और उसके बहुत सारे मित्र थे, ऐसे लिखोगे आसान भाषा में। ज्यादा तुम्हें शुरुआत करनी है,
एक टीले पर जाकर खेलने लगे और वे एक चूहे के बिल में पानी डालने लगे। अंदर से निकल आया एक सांप। निकल वैसे हमने ऐसा नहीं कि सांप उसके पीछे भाग लिया, सांप घोड़ा पीछे आ रहा था, ऐसा नहीं निकलना बिल्कुल। भोलानाथ और उसके मित्र गिरते पड़ते भागे, किसी का हाथ टूटा, किसी के दांत टूटे, किसी का सिर फूटा। ऐसा समझना तो एक काम सारा दिन सिर फाड़ने का ही। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। और ये धीरे धीरे आगे की ओर भागते गए। भोलानाथ की दिशा, भोलानाथ का शरीर लहूलुहान हो गया था। भोलानाथ के पैर में बहुत सारे कांटे चुभ गए थे, समझ आई बात यह। और वो धीरे 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 अपने घर की तरफ दौड़ता चला गया। उसके पिताजी बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे, लेकिन उसकी माता घर में चावल साफ कर रही थी। वो माता के पिता के पास न जाकर माता की शरण में चला गया और उसकी रूह थर थर कांप रही थी। जहां तो तुम्हें अच्छा लगा ऐसा कर इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, लिख ले जाओगे तो ये तो लेसन होगा पक्का, डन हो गए। अच्छा ओ रामपाल बेटा इधर, एक खास बात है इसकी क्वेश्चन की, सुन लो जो तुम्हारा क्वेश्चन सबसे बेहतरीन बना देगी। एक लेसन ही खास बात है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका कोई सा भी क्वेश्चन हो। या शिव पूजन साई की कहानी, शिव पूजन साई की कहानी माता का चल हमें यह शिक्षा देती है, शिक्षा दे रही है, शिक्षा देती है कि पिता की अपेक्षा, पिता की अपेक्षा, अपेक्षा अपेक्षा साहे नाम था मेरे फ्रेंड का, सुन लो चुप हो जाओ। पिता की अपेक्षा बच्चे का लगाव माता से अधिक होता है। यह भोलानाथ की कहानी हमें यही शिक्षा देती है। आए समझ में, अपनी भाषा में लिखना, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, इसे लिमिटेड कोमाज में लिखना, इसका लेसन का नाम ऐसे अंडरलाइन कर देना। इतनी बात बताओ समझ में नहीं है। मैं चाहता हूं इतना सा भी तुम नोट कर लो, इतना सा भी नोट कर लो। चलो जल्दी फटाफट अगली कहानी समझाता हूं फिर। तो अब दूसरे नंबर की कहानी, जाट पंचम की नाक। पूरी कहानी समझना, ध्यान लगाकर। जाट पंचम की नाक, पंचम की नाक, ठीक। अब ये है क्या बलायो, समझ में आता क्या है लासन है, किसकी नाक, कहां कौन क्यों लगाना चाह रहा है, ध्यान तो समझना अच्छे तरीके से। जो मैं कहानी तुम्हारा समझ, जिंदगी भंडी बोलने की तुम्हें, दूसरों की सुनाओगे तुम, बैठे बैठे बता दो 50 साल बाद भी कि भाई जी ने कहानी सुनाई थी जाट पंचम की नाक वाली, कक्षा 10 में बोर्ड के पेपर चल रहे थे और आज तक नहीं भूल रहे हम। ये खास बात है, जब मैं अपनी जुबान से बताऊंगा पूरी जिंदगी याद रहेगी तुम्हें। ठीक, चले ठीक। आधी बातें जब भी याद आ जाएगी तो तुम अपनी बहू के साथ घूम रहे होंगे, ठीक है। हाँ कोई नहीं दिखाता भाई, कोई नहीं दिखाता है, देखे। पहले नंबर पर पहला पॉइंट, किसी जमाने लेखक ने जो कहानी लिखी, पहले लेखक का नाम जान लो, क्या नाम है, कहां का रहने वाला, इलाहाबाद का रहने वाला लेखक कमलेश्वर ने लिखी है कहानी, कमलेश्वर। इसी लेखक का नाम जरूर याद कर लेना। हाँ लेखक कमलेश्वर, नहीं इसमें नहीं पूछने का, घबरा बनो, जहां पूछेगा बता दी जाएगा, लेकिन तो फिर भी लिखना। पिछले वाले में जो नाम था शिव पूजन साहे, इसके लेखक का नाम है कमलेश्वर। ये जो कमलेश्वर इलाहाबाद के रहने वाले, इतनी मस्त कहानी लिखी ना, गजब की कहानी लिखी, गजब की कहानी लिखी इन्होंने। कैसी कहानी लिखी है, ध्यान तो समझना अच्छे तरीके से। क्या कह रहे हैं, यह कहानी इस बात की शिक्षा दे रही कि जो हमारा सरकारी तंत्र है ना, जो नेता लोग, ये कितने भ्रष्ट, अरे यहाँ काम कैसे होता, कितनी देरी के साथ काम हो, यहाँ से कोई सुनता ही नहीं किसी की, सब अपनी मनमानी करते रहते हैं। समझ में आया बात? या जो नेता लोग कितने भ्रष्ट, वे काम नहीं करते, सिर्फ बातें करते हैं। समझ में आया बात? है सरकारी तंत्र पर ना गहरी चोट करती है, भारत जो राजनीति हो ना, राजनीति उस पर गहरा आघात पहुंचाती है। अब देखो क्या हो रहा, अब इंग्लैंड, ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से, कहानी किस बोर्ड पे लेके जा रही, किसने लिखी है, कमलेश्वर ने। लेखक का नाम क्या, जॉर्ज पंचम के नाम। तुम जॉर्ज पंचम पता कौन था, ये इंग्लैंड का एक प्रधानमंत्री था, इंग्लैंड का एक प्रधानमंत्री था। इंग्लैंड का पता लग गया ना कौन था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। अब एक इंग्लैंड की एक महारानी थी, नाम था रानी एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ। ये इंग्लैंड की महारानी आज भी हो, महारानी, समझ बात, इंग्लैंड की महारानी थी। तो जो महारानी थी ना, ये इसका मन कर रहा है भारत घूमने का, अब ये भारत आने वाली, ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से। ये महारानी का नाम है एलिजाबेथ, एलिजा, एलिजा, एलिजाबेथ, याद रहेगी बात ये, एलिजाबेथ। कोई दिक्कत? ये कौन है, महारानी है, कहां की है, इंग्लैंड की, इंग्लैंड की महारानी, याद रहे, पहले समझ लो, फिर तो अपने आप भाषा तो खुद आ जाएगी, मैं सब बताऊंगा किस तरह लिखना।
इंग्लैंड की महारानी महारानी एलिजाबेथ। अब ये आगे भारत का ये दौरा करने वाली। अब दौरा कहाँ का करने वाली? भारत का। भारत का आने वाली। तो भारत के अंदर ना, जो भारत के अंदर जो सरकारी तंत्र, भारत की जो राजनीति, भारत के बड़े बड़े नेता इसका स्वागत भी करेंगे जब महारानी एलिजाबेथ आ गई। तो तैयारी भी होगी जोर शोर। जिस तरह हमारे यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति हम जोर शोर पर तैयारी नहीं करनी स्टार्ट कर देते। जैसे कोई बाहर का आ रहा, कोई इंग्लैंड का कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ रहा, तो हमारे यहाँ तैयारी नहीं करनी स्टार्ट कर देते। उसका इसे कहते हैं चाइना का कोई राष्ट्रपति तैयारी नहीं करनी स्टार्ट कर देते। अब यहाँ तो महारानी आने वाली, महारानी एलिजाबेथ आने वाली इंग्लैंड। कहानी लिखी है, कहानी है सिर्फ, हकीकत नहीं है। ये मैंने कहा कहानी है, समझ बात या? तो कमलेश्वर ने लिखी है, वो कहना चाह रहा, इस कहानी के माध्यम से सीख देना चाह रहा कि हमारा सरकारी तंत्र कितना भ्रष्ट। समझ में आई बात या? काम नहीं करता, नेठल लाओ एक टाइप का। सारे नेता काम नहीं करते बिल्कुल भी। समझ में आया? कितनी मस्त कहानी लिखी है, गहरी चोट करती है। जॉर्ज पंचम की ना कहना है कहानी कमलेश्वर के द्वारा जो लिखी हुई हमारी सरकारी तंत्र पर गहरा आघात पहुंचाती है, चोट पहुंचाती है, बताती है, उसको व्यंग्य करती है कि हमारा सरकारी तंत्र कितना भ्रष्ट। तुम खुद ही पता लग जाएगा। देखो कहानी सुनो। पता क्या था, जब महारानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की रहने वाली थी, इंग्लैंड की महारानी है और भारत के दौरे पा रही है। अब तैयारी जोर शोर पर शुरू होनी स्टार्ट होगी और लगभग 2-3 महीने पहले तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। भारत के जो बड़े बड़े नेता थे, जैसे मोदी टाइप का हुआ, इस टाइप के जो नेता रहे होंगे उस टाइम पर, तो नेताओं ने बड़ी बड़ी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। आज समझो, चारों तरफ रोड सजाई गई, जो कूड़े करकट में हटाए गए, झुग्गी झोपड़ियां हटाई गई, पूरा चुन्ना बिछाया गया, वेलकम लिखा गया एयरपोर्ट पर। ऐसा समझ बढ़िया करके तैयारी चल रही थी। दिक्कत एक ही थी बस, दिक्कत, हाँ, दर्जी परेशान था। दर्जी पता क्यों परेशान था? कि रानी पता नहीं क्या पहनने की। वह बेवकूफ, जब रानी दौरे पे आ गई, वह रानी, उस पर कपड़ों की कमी क्या है? वो फालतू परेशान हो रहा है। अध्याय उनको दूर दो तो कोई मतलब ही नहीं है, फालतू की टेंशन ले रहे। रानी आ गई, मेरे तो बात करेगी नहीं करेगी। महारानी एलिजाबेथ थी ना, जो अभी इंग्लैंड की रहने वाली थी, कहानी भारत के दौरे पाने वाली है। अच्छा, भारत के दौरे आने वाली, तो भारत में जोरों शोरों पर तैयारी चलेगी। समस्या एक ही थी, भारत के अंदर एक इंडिया गेट है। ये इंडिया गेट है, दिल्ली के अंदर इंडिया गेट। यू ऐसा समझ लो, इंडिया गेट है भारत के अंदर दिल्ली। कौन सा गेट है? इंडिया गेट। अब इंडिया गेट है ना, जैसे तुम इंडिया गेट पर जाओगे, गया कोई समय इंडिया गेट पर? क्या करने गया था? कब गया था? इंडिया गेट के पास ना बहुत सारी मूर्ति लगी हुई, सुनते रहो ध्यान लगे। तो जो मूर्ति लगी हुई ना, वहां एक मूर्ति लगी हुई थी, ऐसे कहानी में मैंने कहा, हकीकत में नहीं है, कहानी में उन्होंने कहानी जिन्होंने लिखी ना, कितने गहरे तरीके से कहानी लिखी। वगैरह वहां एक मूर्ति लगी थी, तैयारी जोरों शोरों पे चल रही थी, सब कुछ साफ सफाई बढ़िया करके चल रही थी, टेंट वेंट लगाए गए थे। महारानी को बस स्वागत होना था, पैर भी वक्त रखा ना, बस जहाज में तो उधर फूलों पर पैर रखा। दिक्कत एक ही जगह फंस गई, जो उनका, अभी बताओ, जहां हम कहीं घूमने जाएंगे और वहां कोई हमारा भगवान हो या फिर कोई दूसरी मूर्ति वाला हमारे धर्म से संबंधित हो, समझ बात या, और उसके पता लग रहा है वो जो मूर्ति रखी हुई उसका एक हिस्सा टूटा हुआ, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। रानी एलिजाबेथ को गुस्सा नहीं आएगा। अब वहां के प्रधानमंत्री थे जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ना एक व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, और उनकी मूर्ति यहाँ इंडिया गेट के सामने लगी हुई। उनकी लगी हुई मूर्ति, क्या लगी हुई यहाँ? मूर्ति। अब जो मूर्ति लगी हुई ना, इनकी मूर्ति में दिक्कत पता क्या है? पहले सुनते रहो, ध्यान लगे। इनकी मूर्ति में दिक्कत एक ही, क्या? उनकी नाक टूटती हुई, मामला गड़बड़ होगा। उन्होंने सोचा भारत के नेता थे, इन्होंने सोचा बेटे सारा काम होगा। दिक्कत एक खड़ी फंस गई। जब महारानी एलिजाबेथ इंडिया गेट के आसपास घूमने आ गई, तो इंडिया गेट पर घूमने आ गई, और जॉर्ज पंचम कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, और इंग्लैंड के महारानी भी इंग्लैंड की रहने वाली। मामला गड़बड़ हो जाएगा, गुस्सा आ गया उन्हें, बेटे नाक चाहिए। तो इसके लिए ना फटाफट दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई सबको, बड़े बड़े नेताओं की। उसने कहा तैयारी तो पूरी जोरों शोरों पर चल रही, सुनते रहो, तैयारी सब जोरों शोरों पर चल रही, सारे काम हो जाएंगे। दिक्कत है महारानी जब इंडिया गेट पे जाके ना, और वहां वो मूर्ति दिखेगी जॉर्ज पंचम की, और उससे उसकी नाक कटी हुई दिखाई देगी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये नाक लेगा ऐसा। इस तो इन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ ना, तो फिर भारत के लोगों की नाक कट जाएगी। ऐसा हमारी अगर नाक नहीं मिले ना, तो हमारी नाक कट जाएगी। अब नाक जरूरी होगी, समझ गए ना? तुम नाक कट जाएगी, नाक कटवा दी, नाक कट, इज्जत चली जाएगी हमारी, नाक कटने में इज्जत चली जाएगी। अब नाक लेकर आओ। इसके लिए क्या करा गया? एक तो हाँ, अरे फालतू ने बोलना, समझ ले पहले। अब ये जो मूर्ति थी, यहां से या थी मूर्ति, ऐसा समझो। अब मूर्ति में क्या नहीं आती? मूर्ति में समस्या थी, नाक नहीं थी। सुनो, यही तो समस्या थी। अब जब नाक नहीं थी, अब किन्हें क्या चाहिए? नाक चाहिए। और इसके लिए बनाई गई एक कमेटी,
कमेटी बनाई गई, बहुत सारे जो लोग थे ना, बहुत सारे जो लोग थे अंदर, अब जब कमेटी बनाई जा तो बहुत सारे लोग बैठेंगे, बड़े नेता लोग भी बैठेंगे। बंद कर। अखबार में पता क्या छपाया गया? अखबार में छपाया गया तैयारी बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा नहीं आने वाली, ठीक, जोरों शोरों पर तैयारी, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, गेट बंद कर दिए चारों तरफ ताकि मीडिया वाले ना हो। अखबार में कुछ और बताया गया और वहां कुछ और चल रहा है, उन्हें पता कि ना की नहीं है, जाट पंचम की ना की नहीं है, और रिपोर्टर तो बहुत खतरनाक हो ऐसा। उन्होंने चाहे क्या, एक ही कमी देश के अंदर कि बस नाक नहीं है, बस सरकार के हाथ पैर फूलने स्टार्ट होंगे, यार देश की नाक कट जाएगी अगर नाक न मिली। ये बात तो सही है। अब बताओ सर, पता लग जा कि भारत के अंदर सब चीज मौजूद है, बढ़िया करके तैयारी चल रही है, और जो जॉर्ज पंचम है, जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है, आए समझ में, और महारानी आने वाली, और वह देख कि हमारे यहाँ नेताओं की मूर्ति पर नाक ही नहीं है, तो हमारी तो नाक कट जाएगी। अब मामला गड़बड़ होगा। अब बुलाया गया जिनने मूर्ति बनाई थी, उस मूर्तिकार को बुलाया गया, ऐसा समझ में, जिन्हें वो मूर्ति बनाई थी, उस बाद में जाकर पता चला उसके घर गए, वो तो मूर्तिकार ही नहीं रहा, वो मूर्तिकार ही बन गया। ऐसा फिर नई मूर्तिकार को बुलाया गया, एक बुलाएगा मूर्तिकार को, जो मूर्तिकार को बुलाया, कमेटी का फैसला था कि मूर्तिकार को बुलाया जा और जो मूर्ति की नाक लगागा हो, तो मूर्तिकार को बुलाया गया। सब सोच रहे थे मूर्तिकार लगा देगा, तो मूर्तिकार ने बता क्या कहा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं ना बब्बर शेर जिंदा, नाक लगा के जाऊंगा, ऐसा समझ में। फिर जितने भी नेता थे, उनकी सांस में सांस आई, जान में जान है जान। वो गया नाक के पास, उसकी नाक टटोल कर देखी जाज पंचम की, और जाज पंचम की जैसे, चुप हो जाओ, जाज पंचम की जैसे उसने नाक देखी, उसने कहा समस्या। कमेटी तो बैठी थी, अब सारे नेता उसे चौंक रहे, देखो मूर्तिकार क्या बोल लगा, क्या बोल रहा। उसने कहा जी समस्या। उसने कहा जो पत्थर है ना, जिस नाक पत्थर की बनी हुई, ये पत्थर पता करना मुझे कहां से लाया। उसने कहा तुम मूर्तिकार ही मर गया, पत्थर कहां से पता लगेगा तुझे, अगर तुम टेंशन ना लो। फिर उनकी जान में जान आई नेताओं की, फिर बता क्या कह रहे हो, ठीक है जहां बता 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 बता, तुम टेंशन मत लो, मैं ना इस पत्थर की किस्म को खोजने के लिए दुनिया के हर पहाड़ पर जाऊंगा, हर पहाड़ पर। उसने जान में आया, कोई बात नहीं। उसने कहा जी इस तारीख तक, फलाना डेट तक रानी आने वाली, उस तो पहले नाक लगानी, टेंशन नहीं लो, मैं तो पहले लौट लूंगा, तुम पैसा दो मुझे। मूर्तिकार ने पैसा लिए कहां नहीं घूमा, हिमालय के सारे पहाड़ पर घूम आया, सारे पत्थर देख के, सारे टोटल। वो तो पैसे ले रहा था, घूमने थोड़ा ही गया था वो। मैंने तो बताया सरकारी तंत्र कितना भ्रष्ट, समझ रहे ना, उसे तो पैसे चाहिए थे, पैसे ले रहा था वो। गया भी होगा पहाड़ पे घूमने गया तो कौन सा पत्थर देख रहा था, सारे ठेठा मजे ले रहा है। सुन, लेकिन समस्या सुनते रहो, ध्यान लगाकर। पहाड़ पर गए, हिमालय पर, यहां से उत्तराखंड के पहाड़ पे भी आया वो, ऐसा कह रहा है, मैं समझाने के बता रहा। दक्षिण के पहाड़ पर, भारत के पहाड़ पर, अरावली पर, सारे पूरे भारत के अंदर जितने भी पहाड़ थे ना, सबको घूम लिया। लेकिन बाद में जाकर फिर कमेटी बैठी, फिर नेता इकट्ठे हुए, फिर गेट बंद करे गए ताकि मीडिया वाले ने सुन ले कि ना की नहीं मिली अभी तक, ऐसे वजह जाकर। अब मूर्तिकार को बुलाया गया, मूर्तिकार उपस्थित हो जी, हुकुम। आए मूर्तिकार। उसने कहा जनाब पूरे पहाड़ों को घूमा, भारत के, हिमालय पर, कश्मीर में, कहीं नहीं घूमा, लेकिन ये पत्थर ही नहीं मिला। पता क्या फिर बाद में जाके बोल रहा, जनाब मुझे लगा ये पत्थर विदेश जाना पड़ेगा। ये विदेश जाना पड़ेगा। उसने कहा यार मामला तो गड़बड़ है यार, विदेशी पत्थर। उसने क्या करो, कह जी मेरे पास एक आइडिया है, और जब उसने कहा पैसे चाहिए होंगे। उसने कहा ठीक आइडिया बता तू, हम तेरे लिए जान दे देंगे, घबराने की। एक तो जो बात है, या सारी तैयारियां होगी। मीडिया वाले पूछे तैयारी होगी क्या, मीडिया वाले पूछे तैयारी होगी, हाँ तैयारी होगी। मीडिया वाले एक सवाल और पूछे थे, मीडिया वालों कह देना कि अब हम तो कोई सवाल ना पूछे बिल्कुल भी, कि जाट पंचम की नाक ही नहीं मिली बिल्कुल भी। उसने कहा एक काम करो, मेरे पास एक आइडिया है कि भारत के अंदर भी तो बहुत सारे नेता की मूर्ति है नहीं, बहुत सारे। अब मूर्ति किस किस की, उन्होंने कहा भारत के अंदर इतने बड़े बड़े नेता, गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, दादा भाई नेहरू जी हुए, बड़े बड़े नेता गोखले हुए, इतने सारे लोग, क्यों ना मैं इनकी नाक चुपचाप, इनकी अपनी नाक बचाने के लिए ना इनकी नाक काट लो। उस जो जितने नेता थे ना, कह रहे हाँ 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 टेंशन ले, तू करियो, तू जितना पैसा चाहिए ले यार ले। उसने कहा ठीक है जी, मैं भारत के ना हर कोने कोने में जाऊंगा, और जहां जहां भी मूर्ति लगी हुई ना, सारी मूर्ति की नाक देखूंगा। उन्होंने मूर्ति का जाज पंचम की नाक ले लिया, इतने सेंटीमीटर की मूर्ति है, इसकी नाक इतनी बड़ी है। नाक को ना, जो नाक था उसका नाप साइज लेकर ना भारत के अंदर वो चल दिया। पहले गया गुजरात को, जैसे गुजरात में गया ना, तो गुजरात में उसने देखी गांधी की नाक देखी, गांधी की नाक तो बहुत छोटी,
और जांच पंचम की नाक तो बहुत बड़ी थी, मामला फिट नहीं बैठा। सरदार पटेल की नाक देखी, बहुत सारे नेताओं की नाक देखी उसने गुजरात में। गुजरात तो फिर चल दे दिल्ली की तरफ को, दिल्ली में बहुत सारे नेताओं की नाक देखी, सुभाष चंद्र बोस की, उसकी उसकी बड़े बड़े नेताओं की नाक देखी उसने। देखा क्या सबकी नाक जो देखो, फिर उत्तर प्रदेश आया, उत्तर प्रदेश दक्षिण भारत में गया, मजा ले रहा है सर, क्या पैसा तो मिल ही रहा। मूर्तिकार नीचे घूमने चला गया दक्षिण भारत में, मद्रास में, कर्नाटक में, चेन्नई, पूरे भारत की ऐसी तसी कर गया। मैं पहले पहाड़ पर गया था घूमने, आया समझ में, ठीक। फिर बाद में जाकर आया, फिर कमेटी बैठी फिर नेता आए, अब तो लग रहा अब तो फिर गेट बंद कर दिए गए। फिर पता इस बार तो मूर्तिकार पता क्या बोल रहा, मूर्तिकार आया पता क्या बोल रहा, जनाब पूरे भारत के अंदर ना हार नहीं मानने वाला, तो उसने ये बात कही लास्ट में, नाक लगा के छोड़ दो, पहले सुन तो लो। जनाब अखबारों में कह दो कि बस नाक का इंतजाम होगा, मीडिया वालों कह दो अखबार। उसने कहा तैयारी पूरी हो चुकी, अगर नाक का इंतजाम हो चुका जांच पंचम की नाक के बाद। उसने कहा जनाब मैं ना भारत के अंदर सबकी मूर्तियां देख ली, लेकिन जांच पंचम की नाक सबकी नाक से बड़ी निकली। भारत के अंदर जितने भी नेता ना सबकी नाक छोटी निकली। अब उनका दिमाग खराब, बड़े बड़े नेता सिर में हाथ ऐसे मारो किसे काम। अब नेता भड़क गए, कहने लगे तेरे बस की बात नहीं है ना तो काम छोड़ दो आज, ठीक है नहीं। उसने कहा जनाब मेरे तो बढ़िया मूर्तिकार आपको नहीं मिलने, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं है। जैसे उन्होंने कहा मैं हार मानने वाला नहीं है, नेताओं की जान में फिर जान आई अब दो चार दिन सारे बचे हुए और उसने नाक भी लगानी। उसने कहा जनाब मेरे पास एक प्लान हो रहा है। उसने कहा एक घंटे फालतू बोले तेरा मुंह फोड़ दो, फालतू बोल लगा, मुझे प्लान नहीं चाह नाक चाह रही, हमारी नाक कटने वाली हो रही थी, नाक नहीं मिल रही अब तक। अब देखो सरकारी तंत्र कितना भ्रष्ट, कितनी मानसिकता है। उन्होंने बता हम कर क्या रहे, तो एक ही व्यक्ति के पीछे पड़े हो पूरे के पूरे। दूसरे नंबर पर उसने कहा मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक प्लान है। उसने कहा प्लान क्या है? प्लान ये है कि जो है ना हम 40 करोड़ जनसंख्या, उस टाइम पे 40 करोड़ की जनसंख्या जब कहानी लिखी गई थी ना, तो जो लेखक का दिमाग चल रहा था उन्होंने कहानी लिखी थी, उस टाइम पर भारत की जनसंख्या 40 करोड़ हुआ करती थी। तो कह रहा 40 करोड़ मतलब ना एक जिंदा व्यक्ति को ढूंढ लो, जिंदा व्यक्ति को ढूंढो और उसकी नाक काट कर लगा दो। उसने कहा मैं कुछ भी करूंगा, समझे नहीं बात? ओए कितना सिस्टम कितना भ्रष्ट, बस अपनी नाक बचाने के लिए जिंदा व्यक्ति की नाक काट ली ना, समझ में आई बात? तो जांच पंचम की जो नाक थी ना, बाद में जाकर अखबारों में खबर छपाई गई कि जो नाक है ना वो लगा दी गई, लेकिन नाक असली बिल्कुल। अखबार में यह भी खबर छपी कि नाक असली। अब ये खबर छाप दी गई कि वो मूर्ति नहीं है, वो भूत था, भूत। ऐसी खबर छापी गई। सरकारी तंत्र कितना भ्रष्ट, जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर लगाई गई। सोच, अब जिसकी नाक काटती है सोच लो, उन्होंने जो मूर्ति थी ना वो मूर्ति नहीं आती, भूत था। हकीकत की नाक लोगों टच करके देखा नाक। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत यहां तक? अब सवाल है तुम लिखो क्या स्तर, जो एक लाइन में तुम्हें बताने जा रहा हूं ध्यान से सुन लेना, वो पूरे क्वेश्चन का गेम पलट देगी। अगर वह लाइन नहीं लिखोगे ना तो समझ जाओ जो तुम्हारे लेखक तुम्हारी कहानी पढ़ रहा होगा ना उसको मजा ही नहीं आने का उत्तर पढ़ने में। बच्चे क्या कर रहे, सब कहानी लिखा, कहानी तो शिक्षा क्या मिले ना वो नहीं लिखते। आए समझ में? अब देखो लेखक कमलेश्वर की कहानी जांच पंचम की नाक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भारत के अंदर नेता कितना भ्रष्ट होते हैं, ये शिक्षा मिलती है। हाँ, लापरवाही कितनी ज्यादा, प्रशासन में लापरवाही कितनी ज्यादा होती है। समझ में आई बात? मैं लिख देता हूँ इस लाइन को, मैं पूरा लिख देता हूँ, आया समझ में? जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की लेखक, ऐसे लिखेंगे लेखक कमलेश्वर, लेखक कमलेश्वर की कहानी जांच पंचम की नाक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सरकारी तंत्र
सरकारी तंत्र नाक बचाने के लिए नाक बचाने के लिए नाक बचाने का मतलब समझिए, नाक बचाने का मतलब इज्जत बचाने के लिए, इज्जत को बचाने के लिए। जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी। समझे? और सरकारी तंत्र सरकारी तंत्र पर यह कहानी चोट करती है। सरकारी तंत्र पर यह कहानी आघात करती है, चोट। ये लाइन, कोई सा भी क्वेश्चन आया ना, ये लाइन जरूर लिखना। क्वेश्चन चाहे कोई सा भी आओ, ये लाइन जरूर लिखना। पूरा यूं समझ जाओ, ये लाइन ही तुम्हारा पूरा काम कर देगी। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है खुद पढ़ लेना भैया, समझ में आएंगे सारे, एक एक क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है नहीं? पहला क्वेश्चन, हाँ नहीं, क्वेश्चन अलग होगा। क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कितना आसान पूछेगा। सरकारी तंत्र में जांच पंचम की नाक लगाने को लेकर चिंता और बदमाशी का कारण था, उसकी मानसिकता को दर्शाती है। दर्जिता नहीं, दर्जिता। हाँ पहले क्वेश्चन समझो। सरकारी तंत्र में जांच पंचम की नाक लगाने को लेकर चिंता बदमाशी दिखाई देती है, उसकी किस मानसिकता को दर्शाती है? एक मानसिकता कैसी? भ्रष्टाचार। इतने भ्रष्ट नेता लोग ही हैं। सरकारी तंत्र में जांच पंचम की नाक लगाने को चिंता तथा बदमाशी दिखाई देती है, वह उनकी गुलाम बने रहने और काम कोई दूसरे पर टालने की मानसिकता दर्शाती है। काम को एक दूसरे पर टालते चले जा रहे, एक दूसरे पर टालने की मानसिकता दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखो, रानी एलिजाबेथ की दर्जी का परेशानी का क्या कारण था? आप किस तर्कसंगत ठहराएंगे? देखो यहाँ, रानी एलिजाबेथ की दर्जी इसलिए परेशान था क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब क्या पहनेगी, उसकी कतई यह परेशानी तर्कसंगत नहीं है। तर्कसंगत का मतलब कोई कारण ही नहीं आया। भाई महारानी को पता नहीं हुआ, महारानी होने के नाते उसको क्या पहनना, वो बनाएगा उसका कपड़े। बदतमीज कहीं का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, जाट पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? बस कहां नहीं गया हो मूर्तिकार, पूरे देश में धक्के खाया। एक बार पढ़ के बताता हूँ। जाट पंचम की नाक को लगाने के लिए, लाट का मतलब नाक की, जाट पंचम की लाट, जाट पंचम की लाट की नाक, लाट का मतलब मूर्ति हो। जाट पंचम की मूर्ति की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित कार्य करे। नंबर फर्स्ट, पत्थर की किस्म का पता लगाने के लिए मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ पर गया, परंतु उसे घंटा ने सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली यार, सफलता नहीं मिली। दूसरा, अगला पॉइंट, मूर्तिकार देश में लगी नेता की मूर्ति की नाक लाने के दौरे पर निकला। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, 2-4 के नाम याद रख लेना, समझ ऐसे बच। शिवाजी, सबकी मूर्ति नाक टटोली। गुजरात गया, फलाने की नाक टटोली। उत्तर प्रदेश गया, उसकी सबकी नाक टटोली, लेकिन सबकी नाक छोटी निकली, जाट पंचम की नाक बड़ी निकली, उसे सफलता नहीं मिली। अगला तीसरा पॉइंट, मूर्तिकार ने जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव रखा और स्वीकृति मिल गई। उसके स्वीकृति के बाद उसने जिंदा नाक लगा भी दी। बोलो स्वाहा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? उसके बाद उन्होंने को पत्थर की किस्म खोजने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? एक क्वेश्चन गाइड में सबसे लास्ट में पढ़ लेना, ऐसे समझ में। तो हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर नहीं गया पत्थर की किस्म खोजने के लिए। आ जाओ, पेपर में आया हुआ है, मॉडल उठा के देखिए भाई। इतना पोर्शन नोट कर लो। इसके बाद ना मैं अगला लेसन समझा रहा हूँ, सना सना हाथ जोड़ी। ये भी मस्त लेसन, एकदम गजब। जो बात तो करो, इसे भी समझ लो भाई। तीसरा लेसन, लेखक का नाम पहले, क्योंकि लेखक का सीख देके जाएगी ना पक्की। अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। तीसरा लेसन, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, जो बोर्ड पर लिख रहा है। आवाज पहचानना। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जो मैं दे सकूं तुझे, ठीक है? चलो यहाँ देखो, साना साना
पैर जोड़ी नहीं, हाथ जोड़ी। ये पता क्या बोला? अब बात नहीं करने, एक भी आवाज ना, एक भी पॉइंट पे आवाज ना बिल्कुल भी। सना सना हाथ जोड़ी, नेपाल की नमस्ते है। सना सना हाथ जोड़ी पता लग गया बात? क्या बोला? सना सना हाथ जोड़ी, बोलो दिखाओ, सना सना हाथ जोड़ी। अब घर जाके करेंगे, चलो एक बार और करके दिखा दो, सना सना हाथ जोड़ी, ये नेपाल की नमस्ते। अब दिक्कत क्या है, जो लेखिका ना वह मेरे टाइप की बिल्कुल, उसका सीन बिल्कुल मेरे जैसा, बहुत बड़ी घुमक्कड़। जानना चाहते हो इसके बारे में? ठीक, इसके बारे में समझो, जान लो इसके बारे में। मधु काकरिया नाम है इसका, इसकी जो लेखक है उसका नाम है मधु काकरिया, लेखक का नाम है मधु काकरिया, मधु काकरिया। याद रहेगी बात? या मधु काकरिया ऐसा करके नाम है उसका, मधु काकरिया। ठीक, तो जो मधु काकरिया जी है ना, पहली बात इनका जन्म में 1957 में हुआ, देश आजाद होने के बाद जन्म हुआ इनका। अब जो ये कहानी लिखा ना, ऐसी जो कहानियां हो, ये कहानियां हो नई कहानियां। अब जो नई कहानियां हो ना, वे अलग टाइप की हो। नई कहानियां का मतलब देश आजाद होने के बाद जितनी कहानियां लिखी गई ना, ऐसी कहानियों को हम नई कहानियां बोल रहे। तो उनकी जो कहानी ना, सना सना हाथ जोड़ी, या भी ना सना सना हाथ जोड़ी का अर्थ कि नेपाल की नमस्ते, इसका अर्थ। और जो लेखिका ना मधु काकरिया, जब वह सब चीजें तो उब जाती है, वह लेटेस्ट जो मुद्दे चल रहे होते हैं समाज में आजकल जो दिखाई देता है उस पर लिखती है। जैसे समाज में बेरोजगारी फैली तो बेरोजगारी पर लिखेगी, आया समझ में? अगर समाज के अंदर ना दहेज प्रथा बढ़ती जा रही, दहेज प्रथा पर लिखेगी। ऐसी लेखिका मधु काकरिया, इसने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत सारी कहानियां लिखी। और ये नई कहानियों का भाग, जो सना सना हाथ जोड़ी ना, इन नई कहानियों का भाग। और नई कहानियां वे हैं जो भारत देश आजाद होने के बाद लिखी गई, आया समझ में? तो सना सना हाथ जोड़ी नई कहानी का हिस्सा, एक लाइन भी तुम्हें बहुत आगे पहुंचा देगी। समझ बात? तुमने लिख दिया नई कहानी का हिस्सा, जो कॉपी चेक कर रहा होगा ना सब समझ जाएगा नई कहानी कहना क्या चाह रहा है, आया समझ में? तो दूसरी सबसे बड़ी खास बात है, जो मधु काकरिया जी ना, ये ना वर्तमान समय में हो रही घटनाओं के ऊपर ज्यादा लिखती है। जो उन्होंने देखा, कोई इंसान कहानी लिखेगा, कहानी क्यों लिखेगा? उसने वही सब चीज देखी होगी पहले, समझ नहीं बात? जब ये सब चीजें तो घूम जाती है, मतलब बोर हो जाती है, तो फिर जाती है यात्रा पर निकलती है। जो यात्रा वृत्तांत होगा इसका, यात्रा के दौरान इसने सीखा होगा, वो सारा का सारा इसने पन्ने को उतार दिया। अब ये यात्रा करने कहाँ गई जो मधु काकरिया जी है? अपने इसका एक ड्राइवर था, जितेन नोरगे नाम था उसका, जितेन, वो साथ में लेकर चली गई, एक जीप लेकर, और बहुत बड़ी यात्रा पर चली गई। और यात्रा पता कहाँ गई? नहीं, यात्रा पर गई सिक्किम के अंदर, बहुत अच्छी जगह सिक्किम के अंदर। और जब सिक्किम के अंदर पहुंची ना, बहुत सारे दिलचस्प नजारे देख के सुना। हाँ, मैं तो सारी जगह गया। सिक्किम के अंदर एक तीस्ता नदी बहती है, तीस्ता नदी, सुन लो ध्यान लगाएगा। सिक्किम के अंदर ना भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय पर स्थित है, उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा वो नेशनल पार्क भी है भारत के अंदर, राष्ट्रीय पार्क भी है। एक सींग वाले गेंडे भी वहीं पाए जा, एक सींग वाले गेंडे भी वहीं पाए जा, बहुत फेमस है वहां से। हाँ, एक ही सींग हो उनका। और दूसरा, उनकी जो जीभ हो, सुन लो, जो एक सींग वाले गेंडे हो वे ना धीरे धीरे समाप्त हो रहे, क्योंकि जब यहाँ अंग्रेज रहा करते थे ना, उनकी जो जीभ थी उसे काट लिया करते थे, और काट कर ना उसकी जो इनकी महारानियां थी उसका लेप अपने शरीर पर लगाते थे, ताकि उनकी सुंदरता में चार चांद लगे रहा। इसलिए में एक सींग वाले गेंडे धीरे धीरे तेजी के साथ समाप्त हो रहे। अंग्रेजों ने हमारा ही शोषण नहीं करा, हमारे यहाँ रहने वाले जानवरों का भी शोषण करा। बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? तो सिक्किम के अंदर ना, इसकी इच्छा थी कहाँ थी, जो लेखिका थी यह चाहती थी सिक्किम के अंदर उस स्थान पर जाना जहां बर्फ पड़ रही हो। अब है ना, बर्फ जहां पड़ रही होगी उसे वो देखना था। अब जब रास्ते में एक व्यक्ति से मिली, कहने लगी बर्फ कहां पड़ रही? वो कह रहे मैडम बर्फ यहाँ नहीं पड़ रही, ऊपर जाओ और एक स्थान का नाम बताया, कटाओ। कटाओ, कटाओ में बर्फ पड़ती है। तब वहां गई है, तब जाकर वहां तो से दिखना ही बंद होगा, धुंध ही धुंध, कोहरा ही कोहरा, बर्फ। फिर जीप से बाहर निकली और बस आनंद ले रही। आया समझ में? ठीक, चले किस अभी तो जिंदी है, बहुत बुढ़ी हो रही है, समझ में? 1957 की पैदा दादी लगी तेरी। फोटो दिखाऊंगा इसका, मधु काकरिया का। पैसा तो इनके पास कमी होती नहीं,
हिंदी साहित्य में तभी तक स्टडी कर रखी और वहां जाकर अपना पूरा वृत्तांत लिख दिया इसने। तो मैं जिस तरह तुम्हें समझाऊंगा ना, ये सारी बातें तुम्हें याद करनी है, मैं सीधा क्वेश्चन पाऊंगा सीधा इसने क्या क्या देखा वहां से, तो इस बात को हम क्वेश्चन तक समझ सकते हैं अच्छी तरह। पहले नंबर पर समझ गए ना तुम बात? सिक्किम में जो, अच्छा जो लेखिका थी, लेखिका गई घूमने गई। अब ये पता होना चाहिए घूमने गई कहाँ, घूमने गई सिक्किम। और जो सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ये गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, वहां गई घूमने, पूरी सिक्किम का दौरा कर गई है। और सिक्किम की जो खास बात बता दूं मैं, सिक्किम है ना, जो सिक्किम है उसके अंदर एक नदी बहती है, नदी का नाम है तीस्ता नदी। बार जिक्र होगा इसमें, तीस्ता नदी। बर्फ तो जमी रहती है, पूरे साल भर बर्फ तो जमी रहती है। पहले बात समझ लो, तीस्ता नदी बर्फ तो जमी रहती है। आप इतनी जम जा बर्फ, तो तुम इसके ऊपर पैर रख के चल दो, ऐसी नदी है। इतनी ठोस हो जा बर्फ कहीं। नेक्स्ट बात ना करो, एक यहाँ ना भारत की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है कंचनजंगा। याद रहेगी, कंचनजंगा। और ये ना नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय पार्क भी है भारत का। और दूसरा एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। इसकी इच्छा थी, लेकिन लेखिका पता क्या चाह रही थी, मधु काकरिया जी चाह रही थी कि मैं ना ऐसी जगह जाऊं जहां बर्फ पड़ रही हो। सबकी इच्छा हो, तुम घूमने जाओगे, समझ में आई बात है कि बर्फ पड़ रही हो, और ऐसा करके तुम फोटो खींच रहे हो, वीडियो बना रहे हो। सब मैं नहीं खींचा चले। अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ क्वेश्चन सीधा। सबसे पहली बार है कहाँ गई है, चले। तो पहले नंबर पर क्या क्या देख कैसे ना, कहाँ गई, क्या क्या था इसमें, ठीक। तो पहला क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, गाइड में पहले क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पहला क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पढ़कर बता रहा हूँ सीधा। पहले नंबर पर, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नया गतोंक यानी गैंगटोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था। अब ये जब गैंगटोक को पहुंची तो यहाँ पता क्या देखा, तारे झिलमिला रहे, आसमान ही नीचे उतर आया, ऐसा लग रहा है सर। हाँ, जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जा रही थी ठंड भी बढ़ती चली जा रही थी। चले, तारे झिलमिला रहे, जिनके लिए हम बरसते तीरों में जा बैठे, समझ रहे ना। किसी के लिए हम इतना संघर्ष करते हैं, तीर बरस रहे थे, और उनके लिए हमने क्या नहीं करा, कि जिनके लिए हम बरसते तीरों में जा बैठे वो किसी और की लकीरों में जा बैठे। पूरी नहीं है। जिनके लिए हम बरसते तीरों में जा बैठे वो किसी और की लकीरों में जा बैठे, और जब तक उन्हें समझ आया तब तक हम किसी और की लकीरों में जा बैठे। तो भाई लेखिका ना, भाई सुन लो ध्यान से। लेखिका जो यात्रा के दौरान उसे सीखने का मौका मिला ना, सुन लो, लेखिका को जो यात्रा के दौरान सीखने का मौका मिला उसने सारा पन्नों पर उतार दिया। समझ में आई बात है? जैसे मैंने कहा, दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक बेजान सड़क थी, मैंने किसी ढाबे पर पी थी रुककर, वो चाय बड़ी कड़क थी। और वहां एक ट्रक खड़ा था उसके पीछे लिखा था, क्या लिखा था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अच्छा, ट्रक के पीछे लिखा था, नहीं, ट्रक के पीछे लिखा था कि तेरे मिलने से पहले मैं तो नाना घूमता था। मस्त सारी ट्रक के पीछे में लगी, या किसी ठेलियों में लगी थी वो, या किसी गाड़ी के आगे में लगी, तो सारी मस्त सारियां। देखो मगर प्यार से है, ऐसे न देख पगली प्यार हो जाएगा। चलो आ जाओ, पहले क्वेश्चन समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा। लेखिका ना सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में पहुंच चुकी। अब पहुंचने के बाद इसने क्या देखा, गंगटोक कह दो, गैंगटोक कह दो, पहुंचने के बाद क्या देखा इसने, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक उन्हें सम्मोहित कर रहा था। यूं कह रही
जो गैंगटोक है ना, गैंगटोक या गंगटोक कह दो, ऐसा समझ में। तो जो गंगटोक है ना, सुन लो ध्यान लगा, जो गंगटोक यो ना झिलमिलाते जो सितारे थे ना, उनकी रोशनी में नहाया हुआ, नहाया भी तो सितारों की रोशनी में नहाया है गंगटोक क्यों, इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, उसे सम्मोहित कर रहा था, उसकी तरफ आकर्षित होती चली जा रही थी गैंगटोक की, गैंगटोक की, इतना खतरनाक था, अच्छा इतना सुंदर लग रहा था। और वाकई में बहुत सुंदर है, तुम जाओगे ना कभी सिक्किम में, सही बहुत सुंदर नजारा, जाओगे तो समझ में आया बात है। वे सम्मोहित अवस्था में सोचने लगी, अब सोच क्या रही देख लो, सोचने क्या लगी, जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो, रू कह रही ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा था गैंगटोक में जाकर आसमान उल्टा पड़ा हो, मैंने कहा किसी से प्यार कर लेती पता लग जाता। आसमान उल्टा पड़ा हो और सारे तारे बिखरे नीचे टिमटिमा रहे हो, आसमान उल्टा पड़ा हो सारे तारे नीचे बिखरे टिमटिमा रहे हो। सुनूंगा मैं क्या क्या बताया मैंने। दूर पहाड़ी ढलानों पर तराई में सितारों के गुंचे रोशनी की एक झालर सी बना रहे हो, जैसे लीची सी टंगी रहती है नहीं, नुकहरे जो सितारे थे ना, ऐसा लग रहा था मुझे गैंगटोक में जाकर कि जो सितारे ने एक झालर सी बना रहे हो, नीचे खाई में लटके हुए सितारे, इतना अच्छा मौसम था। नुकहरे क्या नजारा था, मौज बांधी। काकरिया जी बताती है, मधु काकरिया कहती है कि जब मैं सिक्किम के अंदर गैंगटोक में घूमने गई ना, वहां जो मैंने नजारा देखा है, ऐसा लग रहा था मानो आसमान उल्टा पड़ा हुआ हो, ऐसा समझ उसकी याद आ रही हो। सुपर अपनी शायरी में मैं उसको डोर, अपनी शायरी में मैं उसको डोर खुद को जंजीर लिखता हूँ, अपनी शायरी में मैं उसको डोर खुद को जंजीर लिखता हूँ। अब अपनी शायरी के हर आखिरी पन्ने पर उस खुद को रांझा और उसको हीर लिखता हूँ। समझ में आया नहीं कि, समझ में आया नहीं कि मजा तो आया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन बाबू सोना इधर देखो। अब जब गैंगटोक में घूम रही थी ना, सुनिए ना मैं इस बार सुनूंगा। उसने जब गैंगटोक में घूम रही थी ना, तो गैंगटोक में घूमते घूमते उसने पता क्या करा था, घूमते घूमते उसने पता क्या इसे कहा गैंगटोक शहर को कि मेहनत कत बादशाहों का शहर है। इसने यह बात क्यों कही कि मेहनत कत बादशाहों का, मेहनत कस बादशाहों का शहर, यह लिख रखी मेहनत कस बादशाहों का शहर है, क्यों कहा उसने ऐसी बात, और सब जानते हैं इसके बारे में। पहली बात तो एक पर्वतीय नगर है, पहाड़ी पहाड़ी एरिया पूरा का पूरा, जो गैंगटोक सारा सिक्किम सारा पहाड़ी पहाड़ी एरिया। यहाँ देख ले, बाद में हाथ लगा लिया इसको। यहाँ लोग ऊंचे नीचे संकरे पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए कठिन परिश्रम करते हैं। एक बात बताओ, पहाड़ी एरिया होगा, पर्वतीय क्षेत्र पूरा का पूरा, लोग क्या करते हैं, नीचे ऊपर ऊपर नीचे पहाड़ी क्षेत्रों में चलते फिरते रहते हैं। गंगटोक का इतिहास और नगर की एक विषय वस्तु कठिन परिश्रम की गवाही देती है। वहां का जो इतिहास है ना, वहां का जो इतिहास है, वहां वो बहुत कठिन परिश्रम की गवाही देती है। जो वहां लोग रहे होंगे, उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में रहने के लिए कितना संघर्ष करा होगा, तो वहां का जो इतिहास है वो कठिन परिश्रम की गवाही दे रहा है कि यहाँ पक्की बातें, जो लोग रहे होंगे ना, पक्की बातें इन्होंने बहुत मेहनत करी होगी जिंदगी में। इतने घने घने रास्ते, जो रास्ते ना जैसे जैसे ऊंचाई पे चढ़ते जाते हैं, रास्ते बहुत छोटे होने लगते हैं, और इधर साइड में बहुत खाई है। जब लेखिका घूम रही थी ना, घूमते घूमते उसे भी दिखाई दिया कि एक महिला, इस टाइप की भी महिला कि पहाड़ पर पूरे पर लटक रही, नीचे 4 किलोमीटर लंबी खाई है, और ऐसा करके कंडी में अपना बच्चा गिर रखा है, उसे टुकड़ा खुला रही और पत्थर को सेट करती चली जा रही। ऐसी ऐसी महिलाएं दिखाई दी सर, मतलब महिलाएं इतनी मेहनत करती है वहां की, पहाड़ की महिलाएं 25-25 किलोमीटर ऊपर नीचे चढ़ाती है, उससे सारा दृश्य जाना। फिर उसे समझ में आया मधु काकरिया को कि वो कितना मजा मार रही है अपनी जिंदगी में। आया समझ में। उसका जो जितेन नोर के गाइड था ना, उसे दिखना ही बंद हो गया था। कह रहा धुंध मेरे पंचली कार पूरी है, ऐसा तो कह रहा उतर के चला ले कि यहाँ फोटो इंगे दिखने ना, तो कितनी बड़ी खाई है। उस टाइम पर तो मजा ले रहा होगा, ठीक है। लेखिका ने इसे मेहनत कद बादशाहों का शहर कहा है। अब पता लगा मेहनत कद बादशाहों का शहर क्यों कहा, क्योंकि वहां का जीवन बहुत कठिन हो, पहाड़ी का, पहाड़ पर जो गंगटोक है ही, मैंने तुम्हें बताया जो सिक्किम की राजधानी के तो गंगटोक, और एक पर्वतीय नगर है। जब पर्वतीय नगर, यहाँ रहना भी बहुत कठिन होगा, और यहाँ का इतिहास भी तो इस बात की गवाही दे रहा है कि मेहनत कद बादशाहों का शहर रहा होगा, क्योंकि यहाँ का जीवन इतना आसान नहीं है जीना। समझ बात, या पहाड़ी जो जीवन है ना, जीवन जीना 10 दिन जिला के देख लो तो अकल आ जाए, ठिकाना जाएगी तुम्हारी। मैं तो कई दिन में 7-8 दिन रह आता हूँ मैं, अब भी तो चमोली में चले जाता हूँ।
नहीं खा धक्के, छुट्टी मांगा, छुट्टी मांगा तो जागा कहाँ क्या? एक क्वेश्चन और इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। लोंग स्टोक एक स्थान का नाम है सिक्किम में। लोंग स्टोक, लोंग स्टोक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी? मतलब पता क्या हो रहा था वहां से? एक लॉन्ग स्टॉक घूम रहा था, धम चक्र था वो सब बता दे भविष्य के बारे में कि क्या होने वाला तुम्हारे साथ, क्या नहीं होने वाला। और उसको देख कर हंसी नुगारी बता, मैं तो सोच रही थी यहाँ भारत में कुछ होगा, पूरे भारत में एक जैसे लोग रहा पंडित यहाँ बता दे भी क्या होने वाला आगे थी जिंदगी में। और नुगारी पूरे भारत की आत्मा की जैसी है। ठीक, आओ पढ़ते हैं, देखते कितना मजा आएगा इस क्वेश्चन में, कितना मजा आएगा। चलो पढ़ते हैं। लेखिका जब युमथांग, ये युमथांग ने सिक्किम में पढ़ा जगायो, युमथांग की ओर जा रही थी तो उन्हें एक कुटिया के अंदर घूमता हुआ चक्र दिखा दिया। कुटिया के अंदर घूमता हुआ चक्र दिखा दिया। जितेन नोर्गे, जिसका जितेन नोर्गे पता कौन था? जो ड्राइवर था उसका। लेखिका को बताया कि यह धर्म चक्र है। तो कह रहा मैडम आप जानती है कौन है? नहीं, जो कुटिया के अंदर घूम रहा है धर्म चक्र है। उसने कहा ये क्या हो? प्रेयर व्हील, आप इसे प्रार्थना करिए क्या बैठ, प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तू कह रही है मैंने तो पाप नहीं कर रखे, कांड कर रखे है, समझ सब नष्ट हो जाएगा, आओ घुमाओ सब चक्र को। जब लेखिका उसकी बात सुनकर हंस पड़ी तो उसे और सोचने लगी कि चाहे मैदान हो, चाहे पहाड़ हो, या तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। कि बताओ ऐसा भी हो कि पाप किसी चीज घुमाए पाप नष्ट हो जाएंगे, घंटा ऐसा भी कुछ हो? इतने वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की कर ली, इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बना दी, पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। पहाड़ मैदानों में भी ऐसे लोग मिलेंगे, पहाड़ों पर भी ऐसे लोग मिलेंगे, साढ़े सप्टे वहां भी, साढ़े सप्टे वहां भी। ऐसा समझ में, 11 रुपए रखो, 11 रुपए चढ़ाओ और सब कुछ पाओ, सब बता देंगे तुम्हारे बारे में। सारे भारत में लोगों की आस्था, सारे भारत में लोगों की आस्था भी है, विश्वास भी है, अंधविश्वास भी है, पाप पुण्य की अवधारणाएं सभी एक जैसे हैं। पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। भारत के लोग अलग दिखाई दे जा, भारत के कौन सी पिक्चर है? ABCD, जिसमें डांस कर रहे हैं, ABCD पिक्चर है। ऐसा समझ में, वो एयरपोर्ट वहां चले गए अमेरिका में जाकर वहां उसमें आ रहे स्विमिंग पूल में, तो मैं तो इंग्लिश बोल रहा हूँ, वहां के सारे स्विमिंग पूल में बढ़ गए आराम से कह रहे हर हर गंगे हर हर गंगे ये नहीं मानते वहां। हाँ जो भी हो, उनसे मैंने पीछे देखी थे ना एयरपोर्ट पर जब उनकी चेकिंग कर रहे थे ना, तो कह रहे जूते गाड़, अब जूते में जो जराब हो इतने इतने खतरनाक आदमी भारत के यार। बताओ बात समझ में ही नहीं आई है, कोई दिक्कत यहाँ तक? और अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन समझा दिया मैंने, तीसरा क्वेश्चन बताओ। 3 क्वेश्चन समझा दिए, 3 क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन बताओ। चौथा क्वेश्चन है भाई, इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, चले जाओ अन्य महत्वपूर्ण बताता हूं। पहला, लेखिका ने पहाड़ी कस्बे लायुंग का वर्णन किन शब्दों में गया है? ये पहाड़ का कस्बा है, यहाँ रुकी थी कुछ देर, लायुंग नाम उसका, लायुंग। तो उसने बताया कि यहाँ इसने क्या क्या देखा, तो इस क्वेश्चन को तुम्हें पूरा पढ़ना खुद कर जाएगा, क्या क्या देखा उसने, बहुत आसान है, तुरंत पढ़ते समझ में आ जाएगा। अभी ना एक स्थान जहां पहुंचना चाहती है, बर्फ पड़ रही थी, उसका नाम है कटाओ। कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड क्या, वो स्विट्जरलैंड में भी इस तरह बर्फ पड़, इसलिए यहाँ बर्फ पड़, तो भारत का स्विट्जरलैंड बोलते हैं इसे। तो उसका सफर कैसा था, कैसा कैसा गई हुआ, दूसरे क्वेश्चन में बताया गया, दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना तुम। लघुत्तरीय प्रश्न बताओ। लघुत्तरीय प्रश्न है, सना सना हाथ जोड़ी की विषय वस्तु क्या है? एक प्रश्न, लेखिका किस दृश्य को देखकर मंत्र मुग्ध हो उठी और चीख पड़ी? सबसे चौथा क्वेश्चन तो पढ़ना ही पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चौथे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं पढ़कर समझा रहा हूं सर। झिल मिलाते सितारों की रोशनी में नया घटों लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था? पीछे पढ़ चुके हम। लेखिका मधु ककारिया ने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे सितारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे।
दूर ढलान जैसी तराई पर सितारों की गुंछे रोशनियां एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटोक शहर था। बताया था मैंने गैंगटोक के बारे में तुम्हें। इतिहास और वर्तमान में संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह शहर एक ऐसा शहर था जहां सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात सब सुंदर था वहां से। ऐसा शहर है क्यों? अब पता कहां? बॉर्डर पर शहर, उसके बाद चाइना शुरू हो जा, सिक्किम के बाद। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात लेखिका के सम्मोहन जगा रही थी। ठीक, जगा रही थी, लिख दिया यहां तक। उस क्षण भर संगूर में उनका सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। इसे पढ़ लेना पूरा का पूरा, मैंने पहले समझा दिया तुम्हें, ठीक। हाँ, ऐसा करके लेसन भी समाप्त हुआ। एक लेसन और देखेंगे हम, ठीक है, उसका नाम है मैं क्यों लिखता हूं। सबसे लास्ट का लेसन, 5वां लेसन में चल जाओ। मैं क्यों लिखता हूं, पहले जो मैंने निशान लगाए नहीं पढ़ो, एक बार पढ़ो नहीं, जो मैंने निशान लगाए अभी पढ़ो नहीं। क्या नाम है लेसन का? किसने लिखा है? अज्ञे, लेखक का नाम है इसका। ऐसे समझ में, इसमें पाठ्य पुस्तक में पहला प्रश्न है, मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इसमें कहना क्या चाह रहा है उसमें। अगर किसी बात को तुम लिखना चाहते हो ना, तो लिखने के लिए जरूरी नहीं है तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव हो। प्रत्यक्ष का मतलब चीजें तुम्हारे सामने हो, समझ में आया बात है? जरूरी हो उसके लिए अनुभूति होनी चाहिए। अनुभूति का मतलब है एक्सपीरियंस होना चाहिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए, इसलिए लिखते हैं इंसान। इसमें से बात बताने की कोशिश करी और समझते हैं की बात। लेखक के अनुसार अनुभव तो घटित होता है, अनुभव तो घटित होता है, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सारे सत्य को आत्मसात कर लेती है। अब ध्यान से सुनना, छतरी के अंदर अनुभूति क्या हो, आत्मसात कर लेती है, जो वास्तव में कृतिकार के साथ साथ घटित नहीं होता, मगर अनुभूति वह प्रत्यक्ष हो जाता है। मान लो किसी चीज को, सुन लो, मान लो कोई घटना तुमने नहीं देखी, लेखक था, उसने हिरोशिमा की घटना नहीं देखी, परमाणु बम उसके सामने नहीं फटा, लेकिन जो परमाणु बम फटने के बाद जब वहां पहुंचा तो उसने जो वहां आसपास दृश्य देखा, उसने उसकी अनुभूति कर ली, ऐसा हुआ होगा, तो वो लिखने के लिए ज्यादा विवश करता है, इसलिए लेखक लिखता। आया समझ में? लेखक क्यों लिखता? क्यों? क्योंकि मैंने कहा अगर कोई घटना मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं घट रही, लेकिन हमने वहां जाकर ना उस घटना की अनुभूति कर ली, वो हमें लिखने के लिए विवश कर दिया। समझ में आया बात है? ठीक, कि बहुत खतरनाक दृश्य रहा होगा, यार लोग कैसे मरे होंगे यहाँ से, कितनी खतरनाक घटना थी, इसके बारे में तो कुछ ना कुछ लिखना चाहिए मुझे, तो लिखने के लिए मजबूर कर दिया गया। अज्ञे भी यही कहना चाह रहे हैं अपनी कहानी में कि कोई लिखना नहीं चाहता, उसे लिखने के लिए मजबूर करा जा, या फिर लिखने का शौक भी हो सके उसे, या उसके सामने कोई घटना घटी होगी, सामने नहीं घटी होगी। ज्यादातर लेखक ऐसे बनते हैं जब ना वे उनके अंदर अनुभूति जाग जाती है, लिखने की इच्छा जाग जाती है, जब जाके लेखक बनते हैं। ऐसा कहना चाह रहा है, ऐसे लिखोगे तुम। लेकिन क्वेश्चन कौन सा आगा? क्वेश्चन एक ही आगा इसमें। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न ना, पहला क्वेश्चन उसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ का लेखक ने क्या उत्तर दिया, ये प्रश्न आगा। तो मैं क्यों लिखता हूं का लेखक ने क्या उत्तर दिया? लेखक इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देता है कि एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूं, कि मैं इसलिए लिखता हूं कि स्वयं जानता हूं कि मैं क्यों लिखता हूं। लोगों ने पूछा तो मेरे से पूछना चाहते हो कि भाई जी आप शायरी क्यों लिखते हो, तो मैंने पता क्या उत्तर दिया? क्योंकि मुझे पता मैं क्यों लिखता हूं। अज्ञे ने भी यही कहा, उसे पूछा गया ये सिर्फ मैं ही जानता हूं कि मैं क्यों लिखता हूं। समझ नहीं बात है? पहला उत्तर, ये भी तो एक उत्तर हुआ। तुमने मेरे से सवाल पूछा कि भाई जी आप क्यों लिखते हो, मैंने कहा मैं ही जानता हूं मैं क्यों लिखता हूं, ये भी तो उत्तर हुआ। पहला उत्तर ही दिया उसने, अज्ञे ने। आगे चलो, लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। कह रहा है जो मेरे पास दुख दर्द है ना, उसका लिखे बिना उत्तर मिल ही नहीं सकता, ये भी उत्तर दिया उसने। आगे चलो, वास्तव में सच्चा उत्तर यही है, सच्चा उत्तर यह कि लिखकर ही लेखक अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, उसके अंदर क्या व्यवस्था चल रही, उसके अंदर कौन सी व्यवस्था चल रही, उसे पहचान पाता लिखने के बाद। समझ गए? हाँ, जिस कारण उसने लिखा है और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। समझ आई बात है? क्यों लिखा मैंने? मेरे अंदर कोई तूफान चल रहे होंगे, समझ आई बात है? हाँ, कि कभी तुझे तो आएगी याद मेरी, निकलेगी अपने घर के दरवाजे से, कि तुझे कभी तो आएगी याद मेरी, निकलेगी अपने घर के दरवाजे से, मैं फिर आऊंगा तेरी गली में, तुझे देखकर अनदेखा करके निकलूंगा तेरे आगे से। अब ये जो लिखा, इसने शायरी नहीं सुनाई, बात बता रहा क्यों लिखा मैंने, इसीलिए लिखा। क्यों? मैं उसे डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता,
तो हो सकता है मेरी शायरियों के माध्यम से पहुंच जा। कभी तो इन शायरियों को गुनगुनाओगी, कभी तो इन शायरियों को गुनगुनाओगी। जिस दिन मेरी शायरियां फेमस हो जाएगी उस दिन हुस्न और पैसों पर इतरा ना पाओगी, इसलिए लिखा। सही बात है। और कोई मेरी शायरियां गुनगुनाएगा आसपास पड़ोस में तो उस दिन तुम समझ ही जाओगी। समझ में आ बात है। उस दिन फिर रात को 1-2 बजे उठोगी, तुम धोखे से खिड़की के पास जाओगी, ये जुल्फे वहां गिरेगी जहां तुम नहीं चाहोगी। तो मैंने क्यों लिखा है? समझ भाई बात, क्यों लिखा है? क्योंकि मैं बता, समझ में आया, मुझे विवश कर दिया गया। मेरे पास कोई है ही नहीं, आया समझ में, इसलिए मुझे विवश कर दिया गया लिखने के लिए अंदर की बातों को। आगे चलो। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखे और पहचानने के लिए लिखता हूं। मैं जो मेरे अंदर व्यवस्था चल रही है ना, मैं उससे मुक्त होना चाहता हूं, इसलिए मैं लिख देता हूं। आया समझ? मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं ना, उन्हें पन्नों पर उतार देता हूं। शब्द है, दर्द है, कलाकारी है। शब्द है, दर्द है, कलाकारी है। शायरी बना लूंगा, इन शायरियों की कीमत भारी है, मैं कमा लूंगा। इन शायरियों की कीमत भारी है, मैं कमा लूंगा। तेरा नाम ना लूंगा, खुददारी है। तेरा नाम ना लूंगा, खुददारी है। जिस दिन कोई गुनगुनाएगा तुम समझ ही जाओगे। उस दिन तुम गाड़ी पकड़कर मेरे गांव आओगे, मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकाम पर तभी तुम्हें कभी। तो मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिख रहा है सारी बातें? क्यों? क्योंकि मेरे अंदर व्यवस्था बढ़ चुकी भाई, मुझे विवश कर दिया गया। आया समझ में? मैं नहीं लिखना चाहता था, इसलिए लिखा मैंने। हाँ, मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, मेरा सामान्य सारे लेखक इस तरह लिखते हैं, ठीक? क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न ही उनका सब लेखन की कृति होती है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं कि यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद वह बाहर की व्यवस्था से भी लिख जाता है। देखो कुछ इंसान ऐसे इसलिए लिखते ताकि उन्हें ख्याति मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए। कुछ लेखक ऐसे लिखते हैं, ऐसे समझ, कुछ लेखक ऐसे लिखते हैं ताकि उन्हें प्रसिद्धि मिल जाए। जरूर नहीं है अंदर की अनुभूति लिख कर। कुछ लेखक ऐसे फेमस होने के लिए लिखते हैं, कुछ ऐसे अपनी अंदर की व्यवस्था को कम करने के लिए लिखते हैं। ऐसे समझो, कुछ ऐसे जो प्रेशर लिखते हैं। तो 2 तरीके के लेखक, नंबर फर्स्ट, एक तो ऐसे जो कला प्रसिद्धि के लिए लिखते हैं। दूसरे नंबर पर मेरे लेखक भी है जो अंदर अपने अंदर के जो दर्द पल रहे हैं ना, तो उनसे तो मुक्त हो जाना चाहते हैं, इसलिए लिखते हैं। कि आंखें उसकी समंदर थी, आंखें उसकी बस, और नाक उसका नाड़ा था। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था यार। उसने अपने नाक पे लगा रखा एक ताला था। आंखें थी उसकी नीलिया नीलिया। लोग कहते थे उसे आलिया, लेकिन जब शादी हो गई उसे मिला कालिया। सारी का नाश कर दिया यार, अजब की बात। ईमानदारी से ही भेद बनाए रखता है, कौन सी करती भी भीतर से प्रेरणा फल छोड़ दो। समझ में आई बात? यार घुमा फिरा कर लिख देना, मैं लिखता हूँ इसलिए लिखता हूँ कि दर्द है इसलिए लिखता हूँ, बस लिखता हूँ, क्यों नहीं पता नहीं क्यों लिखता हूँ। अपने अंदर की व्यवस्था को 2 लाइन जरूर लिखनी, मैं अपने अंदर की व्यवस्था को कम करने के लिए लिखता हूँ। कुछ लेखक प्रसिद्धि के लिए लिखते हैं, फेमस होने के लिए लिखते हैं। समझ में? अब ये इसी कहानी के माध्यम से यही शिक्षा देना चाहते हैं, लोग अपने अंदर की व्यवस्था को कम करने के लिए तथा प्रसिद्धि के लिए लिखते हैं। बस ये बात तुम्हें लिखनी, लिख दोगे ना? एक क्वेश्चन और, जो हिरोशिमा की घटना, दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल पढ़ो। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर हिरोशिमा के प्रवास का लेखक के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा? वो हिरोशिमा पर गया, जापान का शहर है वो, वहां गया, उसने एक पत्थर देखा, पत्थर पर ना एक तस्वीर छपी देखी और उसका उस पर प्रभाव पड़ा। अब प्रभाव पड़ा तो फिर लिखने के लिए विवश कर दिया गया, फिर लिखने के लिए विवश कर दिया गया। क्या है दीवानो, मैं एक्स पढ़ा रहा, तू भाई की बात क्यों कर रहा है? सिर में दर्द होता है। बात समझ में आई? तो हिरोशिमा पर गया ना, जापान का शहर है हिरोशिमा, वहां गया और उसने पत्थर पर छपी हुई तस्वीर देखी और उसके बारे में फिर लिखने के लिए विवश कर दिया गया। फिर उसने लिख डाला, मार डाला। समझ में आया? कोई दिक्कत? लिखता हूं मैं, क्यों लिखता हूं पता नहीं आज तक क्यों लिखता हूं, मैं लिखता हूं। समझ में बात है? लिखता हूं, पहला उत्तर यही है, मैं लिखता हूं क्योंकि मैं जानता हूं इसलिए मैं लिखता हूं। पहला उत्तर पता लग गया? दूसरा उत्तर,
मैं अपने अंदर जो मेरे चल रहा है ना उसकी व्यवस्था को कम करने के लिए लिखता हूँ, 2 उत्तर हो गए। तीसरा कुछ इसलिए लिखते हैं क्योंकि वे प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, 3 उत्तर हो गए। चौथे ऐसे जो अपने अकेलेपन को भरने के लिए लिखते हैं इसलिए लिखते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? पता लग चुका? तुम लिखोगे, तुम क्यों लिखोगे? तुम क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि थारे को लिखना नहीं आता।